हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं सीजीट बूस्टर सीरीज अभियान बैच का बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। और आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। मतलब एक ऐसा लेक्चर जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एक गो में फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपके चैप्टर नंबर 3 का खात्मा हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर, यहां देख लीजिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 3 दैट मीन्स बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। अगर किसी भी बच्चे ने उन्हें नहीं देखा है तो बेटा प्लीज जाके उन्हें देख लीजिए। रीजन बीइंग वो आपका बेस सेट करेंगे और बेस अच्छा होगा ना तो उसके बाद आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश वो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन वो देख लीजिए और उसके बाद आइएगा इस वाले चैप्टर पे जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ या जब भी कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, पहले मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि सब्जेक्ट या चैप्टर का जो भी नाम है ना उसका मतलब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता हो, ताकि कल की डेट में अगर कोई इंसान तुम्हें ट्रेन व्रेन में मिल जाता है और तुमसे पूछता है क्या पढ़ते हो और तुम उन्हें बता रहे हो हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं और वो तुमसे सामने से पूछे इसका मतलब क्या होता है और वहां पे तुम म्यूट मोड पे चले जाओ, बेइज्जती हो जाएगी ना। तो पायल मैडम तुम्हारी बेइज्जती कैसे होने दे सकती है ना। तो इसलिए पहले इसी का मतलब समझ लो कि क्या होता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ना 2 वर्ड से मिलके बना है, वन इज बिजनेस, अनदर वन इज कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस का मतलब होता है वही सेम जो 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड एक्सचेंज करते हैं और बदले में कमाते हैं मुनाफा, प्रॉफिट। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोले तो एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको पैसे मिलते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है और बदले में कमाया जाता है प्रॉफिट। ये मतलब होता है बिजनेस का। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड वर्ड के बारे में जो कि है कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका क्या मतलब होता है? तो बेटा एक बात बताओ मुझे, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने माता पिता से किसी चीज की परमिशन लेनी है जो कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं मिलेगी, बट स्टिल तुम एक ट्राई मारना चाहते हो, एक बार तो पूछ के देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सारे फ्रेंड्स गोवा घूमने जा रहे थे इफ तुम्हारा बजट कम है, या थाईलैंड घूमने जा रहे थे इफ तुम्हारा बजट अच्छा है। तो ऐसे में तुम भी अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना चाह रहे थे कि क्या मैं भी उनके साथ चला जाऊं क्या घूमने के लिए। और द मिनट यू केम इन फ्रंट ऑफ देम और तुमने पूछना शुरू किया उनसे कि पापा मम्मी आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स ना वहां घूमने जा रहे हैं, और जैसे ही तुमने फुल स्टॉप लगाया इस सेंटेंस में, तुम्हारे पेरेंट्स जो अभी तक स्माइल कर रहे थे वो एकदम से यूं हो गए, क्या बोल रहा है तू? मतलब काइंड ऑफ वो समझ गए कि तुम्हारे आगे के शब्द क्या होने वाले हैं। तुम उनसे परमिशन लेने वाले हो कि क्या तुम भी उनके साथ जा सकते हो, तो इस वजह से उनके पूरे एक्सप्रेशन बदल गए। बट यहां से तुम्हें जरूर पता चल गया कि अब मैं ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकता, अब मैंने बोला ना तो पापा की चप्पल और मम्मी का बेलन दोनों पड़ेगा मुझे। तो आपने बात ही पलट दी, आपने बोला वो मुझसे भी पूछ रहे थे जाने के लिए बट मैंने तो बोला नहीं नहीं मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता, मुझे तो पढ़ाई करनी है, और आप फिर वहां से भाग लिए। हुआ है कभी तुम्हारे साथ ऐसा? अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने बात पलटी है, जो तुमने एकदम से 360 शिफ्ट लाया है, जज्बात बदल दिए, ये बदल दिया वो बदल दिया, वो किस वजह से बदला? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे, तो तुमने एक्सप्रेशंस देखे और तुमने अपनी बात पलट दी, है ना। बट ये चीज पॉसिबल कब है? जब सामने वाला इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हो या तुम उसे देख पाओ। अगर तुम लिखित में किसी से परमिशन ले रहे हो, लिखित में किसी से बातचीत कर रहे हो, क्यों तो क्या तुम उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो? तुम ये देख सकते हो कि वो क्या फील कर रहा है या वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है यूजिंग द फेशियल एक्सप्रेशंस? नहीं ना। इसलिए जब भी हम लिखते हैं किसी को कोई मैसेज तो उसे बहुत सोच समझ
के लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें यू टर्न लेने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। अब भाई अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैम व्हाट्सएप मैसेजेस को तो हम डिलीट कर सकते हैं, तो यू टर्न तो ले लिया ना हमने, तो बेटा फिर भी सामने वाले को ये तो समझ में आ जाता है ना, यू डिलीटेड समथिंग, राइट। तो मतलब पता तो चल ही गया ना कि कुछ तो बोल रहे थे, तुम्हारे मन में कुछ तो था, राइट। सो जब भी लिखित में हम किसी से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए वो काम, ठीक है। वही सीखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में हम, कि जब भी कोई इंसान, अच्छा बाय द वे कॉरेस्पॉन्डेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित में की गई कम्युनिकेशन। सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड जो हम रिटर्न में कम्युनिकेशन करते हैं वो हमें कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं इस चीज से रिलेटेड, किस किस फॉर्म में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं रिटर्न में, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हम कौन कौन से रिटन कम्युनिकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बिजनेस में। फिर हम पढ़ेंगे मैसेजेस, जो अगेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिपोर्ट। इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत हम इन तीनों से करने वाले हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद लेटर, बिजनेस लेटर। एक ऐसा लेटर जो कि हमने लिखा है बिजनेस के पर्पस से। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है XYZ, XYZ ABC कंपनी को कुछ बोलना चाहती है, लेकिन लिखित में बोलना चाहती है, तो वो क्या करेगी? इसे बिजनेस लेटर लिखेगी, ताकि वो इसे पढ़ के उसका रिप्लाई कर सके। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि अरे फोन पे बात कर लो ना, क्या तकलीफ है, मतलब आसानी से हो जाएगी, 2 मिनट में बात भी खत्म हो जाएगी, कौन लेटर लिखने का झंझट पाले। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कुछ चीजें लिखित में रखनी पड़ती हैं ताकि एविडेंस बन सके। तुमने उनसे क्या बातचीत करी है फोन पे, वो तो तुम दोनों के बीच में होगी। कल सामने वाला इंसान पलट गया या तुम ही पलट गए, तो कौन जिम्मेदार होगा उस चीज के लिए? इसलिए कुछ चीजें हमें लिखित में करनी चाहिए ताकि कोई इंसान बाद में पलट नहीं सके, ठीक है। इसलिए ABC कंपनी या XYZ कंपनी जब आपस में वार्तालाप करेगी तो वो लिखित में बिजनेस लेटर के थ्रू उस वार्तालाप को कर सकती है, ठीक है। अच्छा, हर किसी वर्ड, मतलब हर कोई जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें बिजनेस वर्ड तो आएगा ही आएगा, और उसका मतलब हमेशा सेम रहेगा कि बिजनेस पर्पस से किया गया काम। ओके, चलो यहाँ पे ये बोलते हैं, अ बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर from one business entity to another or between such organizations and their customers or clients and other related parties। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया ना, XYZ कंपनी ने ABC कंपनी को लेटर लिखा है, वैसे ही वो चाहे तो अपने क्लाइंट्स को भी लेटर लिख सकती है, वैसे ही वो चाहे तो अपने कस्टमर्स को भी लेटर लिख सकती है। तो हर वो नेचर का लेटर जो कि काम के पर्पस से लिखा गया है, काम से रिलेटेड चीज के लिए लिखा गया है, उसे हम बिजनेस लेटर बुलाते हैं। बट बेटा मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि लेटर का मतलब क्या होता है। तो बेटा ये बताने की जरूरत है कि तुम लोगों को बचपन से पढ़ते ही नहीं आए हो तुम। इंग्लिश में लेटर पढ़ाया जाता था जब हम बीमार होते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा लेटर वही याद है, क्योंकि मैंने पूरे अपने जीवन में सिक लीव्स बहुत लिखी हैं कि अरे आज मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं आ पाऊंगी, तो उस टाइम पे हम क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल VRSK इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दिस, ऐसे ही करके लिखते हैं ना। तो ये क्या होता है? ये लेटर ही तो होता है। तो लेटर बताने की जरूरत है क्या? ये तो तुम लिखते ही हुए आए हो आज तक, राइट। चलो, a business letter is sometimes useful because it produces a permanent written record and may be taken more seriously by the recipient than other forms of communication। अभी जो बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ चीजें लिखित में ही होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता सामने वाला इंसान कैसा है। कल तुम्हारी बात को किसी और वे में प्रेजेंट कर दे, अगर वो ऑरली की गई हो, तो तुम्हारे पास साबित करने के लिए यहाँ पे होगा कि देखो मैंने तो ऐसा बोला था, ये सामने से अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, मिर्च मसाला लगा रहा है। तो रिटन प्रूफ हो जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। दैट्स वाई ज्यादातर अगर आपको बातचीत करनी होती है फॉर्मल वे में, तो आपको राइटिंग में ही करनी चाहिए, लेटर फॉर्मेट में ही करनी चाहिए।
ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एक अच्छा लेटर लिखने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। आपके लेटर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इन्हें थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ना लेटर लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें मेंशन्ड होंगी ना, आपको वो सारी लिखनी पड़ेगी लेटर में, बकायदा ड्राफ्ट करना पड़ेगा लेटर। तो ये नहीं समझोगे ना तो लेटर अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो समझ लो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है लेटर हेड। मैम ये क्या होता है? तो बेटा देखो, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है पायल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी कंपनी का नाम, जो भी मेरी कंपनी का सिन होगा, सिन क्या होता है मैम? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हर इंसान के पास उसका आधार होता है ना, एक यूनिक आईडी उसकी, जिससे उसकी पहचान होती है, वैसे ही हर कंपनी के पास उसकी एक यूनिक पहचान होती है जिसे हम सिन बुलाते हैं। तो अगर मेरी कंपनी है तो मैं सिन लिखूंगी। उसके बाद मेरी कंपनी कहाँ लोकेटेड है, उसका एड्रेस लिखूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगी, ईमेल आईडी लिखूंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं कहाँ लिखूंगी? जो भी पेपर होगा ना उसमें सबसे ऊपर लिखूंगी, उसमें सबसे ऊपर लिखूंगी। क्या पॉसिबल है? मैं आपको एक लेटर हेड दिखा सकती हूं, क्योंकि हमारे पास गूगल तो है ही यहाँ पे। व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। चलो एक लेटर हेड दिखाते हैं तुम्हें, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। लेटर हेड प्रैक्टिकली समझे ना यार, जो भी समझ रहे हैं हम। हाँ जी, अब देख लीजिए यहाँ पे, ये देख रहे हो, डॉक्टर के पास जाते हो कभी कभी, दिख रहा है ये थोड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। चलो इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है लोगो नेम। लोगो नेम, आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हें बता देती हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्लर हो रहा है। लोगो नेम, योर टैग लाइन, मतलब जो भी आपकी कंपनी का लोगो होगा, लोगो का मतलब आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा, प्लस आपकी जो टैग लाइन होगी, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। पहले तो हम क्या करते थे, ये सारी चीजें ऊपर ही लिखते थे, लेकिन आजकल डिजाइन बनाने के चक्कर में, खूबसूरत दिखाने के चक्कर में पेपर को, हम उसको अलग अलग जगहों पे लिख देते हैं, ठीक है। एक बैक करके और दिखा देती हूँ तुम्हें शॉर्ट में। ड्रीम स्टूडियो, यहाँ पे भी नंबर इन्होंने नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे योर नेम, योर कंपनी गोज दिस एंड दैट। ये देखो ऐसे परफेक्ट बनते थे पहले की डेट में लेटर्स, कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये ऊपर ही मेंशन कर देते थे। कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कहाँ सिचुएटेड है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो जो एड्रेस वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारी की सारी यहाँ लिख दी जाती है। इसे हम बुलाते हैं लेटर हेड। लेटर हेड, ये लेटर के सर पे आता है, दैट्स वाई इसे हम क्या बुलाते हैं? लेटर का हेड, लेटर हेड। ओके, क्या क्या लिखा जाता है इसमें, आइए वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा जाता है कंपनी के बारे में सब कुछ, जैसे कि हमारा सेन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का नाम, एंड जितनी और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन करनी है वो सब। लोगो भी आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो आप कभी भी लेटर लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले तो लेटर हेड होना चाहिए। ये यूजुअली प्रिंटेड ही होता है, ठीक है, बट क्योंकि आपको ड्राफ्ट करना है तो आपको बनाना पड़ेगा। वरना अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और वहां पे आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, तो लेटर हेड ऑलरेडी उनके पास प्रिंटेड ही पड़े होते हैं, ठीक है। मेरे पास घर पे अगर कोई लेटर हेड पड़ा होगा ना, मैं आप लोगों को इसका प्रिंट आउट दिखाऊंगी। ओके, सेकेंड है रेफरेंस नंबर। अब भाई देखो, एक कंपनी पता नहीं कितने सारे लेटर्स लिखती होगी। अब मुझे किसी XY इंसान से बातचीत करनी थी, तो मैं उसको एक लेटर का रेफरेंस दे रही थी कि यार उस लेटर में मैंने तूने लिखा था, तुझे ये सब चीजें लिखी थी। तो वो पूछेगा ना, यार कौन से वाले लेटर में, यार तेरी कंपनी की तरफ से 10 लेटर आते हैं, तू कौन से वाले लेटर की बात कर रही है? तो मुझे उसको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। हर लेटर को ना एक नंबर दिया जाता है। फॉर मैं आज के दिन में एक लेटर लिख रही हूं तो उसको नंबर 1 दिया जाएगा, फिर मैंने दूसरा लेटर लिखा, मैं नंबर 2 दूंगी उसको, तीसरा लेटर लिखा तो नंबर 3 दूंगी। तो अब इससे उसकी पहचान होगी। तो लेटर की पहचान जिस नंबर से होती है उसे हम रेफरेंस नंबर बोलते हैं। अगर मैं सामने वाले से बातचीत करना चाहती हूँ कि उस लेटर में मैंने ये चीजें लिखी थी, तो पहले मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से वाले लेटर के बारे में बात कर रही हूँ, उसका रेफरेंस नंबर देके, ताकि वो सेम लेटर रीड करे जो मैंने उसे भेजा था उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर लिखना जरूरी होता है। उसके बाद हम लिखते हैं डेट।
तारीख, और तारीख लिखने की भी एक तरीका होती है, जैसे कि 1 जून 2025। मैं क्यों बोल रही हूं ऐसा, क्योंकि बेटा देखो इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में हम जो डेट होती है वो पहले लिखते हैं, मंथ बीच में लिखते हैं और ईयर लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, ये चीज होती है इंडिया में। लेकिन वहीं यूएस में पता है क्या होता है, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर ईयर लिखी जाती है। अगर मान लीजिए 5 तारीख 6वें महीने 1993 की बात हम करें, ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए यूएस वाले पर्सन ने इसे पढ़ा तो वो क्या मानेगा कि 5वें महीने की बात हो रही है, 6वीं डेट की बात हो रही है, और इंडियन इसे कैसे पढ़ेगा कि 5वें दिन की बात हो रही है, 6वें महीने की बात हो रही है, राइट। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन फैल जाएगी ना, इसलिए जब भी आप डेट लिखते हैं आपको लिखनी चाहिए कैसे, 1 जून 2025, मतलब ये चीज अल्फाबेट्स में लिखनी चाहिए, मंथ हमेशा अल्फाबेट्स में लिखना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, चाहे वो इंडियन पढ़े या फिर अमेरिकन पढ़े। ओके, सो डेट इस प्रकार से लिखते हैं। फिर आती है स्पेशल मार्किंग। बोले तो कभी कभी कुछ लेटर्स ना कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आपके हाथ में पड़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है आप ही को वो पढ़ना है, किसी रिस्पेक्टिव इंसान को हो सकता है वो पढ़ना हो। तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल लेटर्स के ऊपर हम क्या लिखते हैं, स्पेशल मार्किंग देते हैं, कॉन्फिडेंशियल लिख के कैपिटल लेटर्स में। जैसे ही आप ये वर्ड कॉन्फिडेंशियल पढ़ेंगे दैट मीन्स आपको वो अलाउड नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत जोर जोर से नहीं पढ़ना है दुनिया भर के सामने, और जिस इंसान के लिए लिखा गया है कि वो इसे पढ़े उसी को जाके हैंड ओवर कर देना है। ओके, फिर आता है इनसाइड एड्रेस। बोले तो जिस भी इंसान को आप लेटर लिख रहे हो, फॉर से मैं लेटर लिख रही हूं मेरी एक दोस्त पमपम को, तो पमपम का नाम, पमपम का एड्रेस, कहाँ रहती है, वो सारी डिटेल्स मुझे मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड एड्रेस। मतलब एक बार तो हम ये पूरा एड्रेस एनवेलप पे लिखेंगे लेटर की कि जहां कहां भिजवाना है ये, है ना, लेकिन एक बार हम इसे लेटर के अंदर भी लिखते हैं इनसाइड एड्रेस के नाम से। ओके, जो भी चीजें मैं बोल रही हूं ना अभी फिलहाल, आप एक काम कीजिए, मॉड्यूल खोलिए, बहुत सारे सैंपल पेपर्स वहां दिए हुए हैं और वहां पे रिलेट करते हुए चलिए कि इसके बारे में बात करिए मैडम, इसके बारे में बात करिए मैडम। ओके, चलिए फिर आती है अटेंशन लाइन। मैंने आपको बोला ना कुछ लेटर्स कॉन्फिडेंशियल नेचर के होते हैं जो किसी रिस्पेक्टिव इंसान द्वारा ही पढ़े जाने चाहिए। तो मैंने लेटर लिखा है पमपम के फैमिली को, लेकिन मैं चाहती हूं पमपम की फैमिली में उसकी मम्मी ये लेटर पढ़े, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल लेटर है ये, बिल्कुल। ओके, तो अब ये लाइन मैं कहां लिखूंगी कि पमपम की मम्मी इस लेटर को रीड करे, वो मैं अटेंशन लाइन में लिखूंगी, पर्टिकुलर पर्सन की लाइन में लिखूंगी। ओके, देन सैल्यूटेशन, सलाम, नमस्ते, दुआ में याद रखना, वो सब लिखोगे ना तुम, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये जो सारी चीजें होती हैं वो सब लिखोगे, वो सैल्यूटेशन में आती है। ओके, फिर आता है सब्जेक्ट हेडिंग, मतलब लेटर किस चीज के बारे में है। फॉर से मैं बीमार थी, मैंने स्कूल में छुट्टी के लिए लेटर लिखा, तो मैं वहां पे मेंशन करूंगी सिक लीव, मतलब मैं लीव लेना चाहती हूँ बिकॉज आई एम बीमार। तो ये आपका लेटर किस चीज के बारे में है वो आप लिखते हो सब्जेक्ट हेडिंग में। ओके, देन आता है आपका मेन बॉडी, जिसमें आप बाकी की सारी बातें लिख देते हो, ब्रीफ देते हो पहले, फिर इलैबोरेटिव वे में एक्सप्लेन करते हो, फिर कंक्लूडिंग लाइन में प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days 5 days 7 days, जो भी आपका होता है वो सारा आप यहाँ मेन बॉडी में लिखते हो। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, वो लिखते थे ना बचपन में, बस वो सारी चीजें। बट उसको ना याद रखने का एक तरीका है, मतलब हमेशा हर कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप सैल्यूटेशन में, ये जो सैल्यूटेशन आपने लिखी थी, इसमें अगर आप लिखते हो सर, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखोगे योर्स ट्रूली। सैल्यूटेशन में लिखते हो डियर सर, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखोगे योर्स फेथफुली। सैल्यूटेशन में लिखते हो डियर मिस्टर एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखोगे योर्स सिंसियरली। ये सारा आपकी बुक में मेंशन्ड है, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा सैल्यूटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी होगा। ओके, फिर आता है सिग्नेटरी। बोले तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसे पायल मैम नाम हो गया, क्या करती है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो CS मेरी डेजिग्नेशन हो गई। फिर आता है एनक्लोजर, कॉपी सर्कुलेटेड, BCC ब्लॉक्ड कॉपी सर्कुलेटेड, तो मतलब जो भी आप लेटर के साथ एक्स्ट्रा चीजें लगा रहे हैं, प्लस ये लेटर आप और किस किस को लिख रहे हैं, उन सारे लोगों का, कार्बन कॉपी टाइप्स, वो सारे लोगों का नाम यहाँ पे आता है, और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अनेक्शर्स में लग जाते हैं। फॉर से लेटर के साथ मैं एक लिस्ट भिजवाना चाह रही थी, तो वो मैं एनक्लोजर्स में अनेक्शर के साथ लगा दूंगी। ओके, तो इस प्रकार से एक लेटर बनाने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना
पड़ता है, तभी तभी आप एक अच्छा लेटर बना पाएंगे, अदरवाइज आपका लेटर अच्छा नहीं बन पाएगा। अंडरस्टूड? चलिए अब ये बोलते हैं दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। पहला होता है फॉर्मल बिजनेस लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही लेटर्स बिजनेस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल बिजनेस लेटर लिखा हुआ है तो उसमें हम गॉसिप कर रहे होंगे, इधर उधर की बात कर रहे होंगे, कल लॉकअप में उसने उसको मार दिया, ये सब बातें कर रहे होंगे। नहीं, काम की ही बात करेंगे दोनों में, बट किस तरीके से बात करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो फॉर्मल कहलाया जाएगा या इनफॉर्मल कहलाया जाएगा। जैसे ये बोलते हैं अगर लीगल पर्पस के लिए या ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लेटर लिखते हैं तो उसे हम फॉर्मल बिजनेस लेटर के तरीके से लिखते हैं। जैसे हो गई बिजनेस डील, आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ डील करना चाह रही थी तो उसके लिए फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखा जाएगा। आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे थे सप्लायर को, उसके लिए फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखा जाएगा। आप क्लेम डाल रहे थे कि इसने मेरा इतना सामान लूट लिया, अब मैं इसके ऊपर क्लेम का वो डालना चाहता हूँ, चार्ज डालना चाहता हूँ, या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग रहे हो तो ऐसे में आप फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखोगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई है तो उसको सेटल करने के लिए भी आप क्या करोगे, फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखोगे। ओके, वहीं पे इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में ये बोलते हैं used for casual correspondence but does not necessarily has to have a casual tone of languages। ये casual correspondence के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें आप casual tone ही रखो, इसमें आप normal tone भी रख सकते हो। जैसे कि कस्टमर कंप्लेंट लेटर, किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करी थी तो उसके रिगार्डिंग आप जो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे वो। अप्रेजल्स का, किसी का आपने अप्रेजल कर दिया, खुशी की न्यूज़ है उसके लिए, तो उसके लिए आप लेटर लिखोगे तो इनफॉर्मल वे में लिखोगे। इंटरव्यू एक्सेट्रा, इंटरव्यू लेते हैं उस टाइम पे जो लेटर लिखा जाता है वो आप इस टोन में लिखोगे, इस वे में लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे लेटर्स जिनमें आप लीगल कोई बात बोल रहे हो, सॉलिड कोई बात बोल रहे हो जिसका कोई लीगल इंपैक्ट पड़ेगा, जो राइट्स को इन्फ्लुएंस करती हो, उसको आप फॉर्मल टोन में लिखोगे, वेरेस इसको आप इनफॉर्मल टोन में लिखोगे। तो इस प्रकार से दो लेटर्स होते हैं आपके। अब ये बोलते हैं लेटर लिखने का ना तरीका भी अलग अलग होता है। लेआउट बोले तो लेटर दिखता कैसे है, कौन सी चीज कहाँ लिखी होती है, लेटर का लेआउट कैसा होगा। तो ये बोलता है दो प्रकार से होता है, वन इज ब्लॉक्ड, अनदर वन इज सेमी ब्लॉक्ड। एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, अभी जो मैंने आपको एसेंशियल्स पढ़ाए थे ना, ये आपके ब्लॉक्ड में भी जाएंगे, सेमी ब्लॉक्ड में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक्ड में इनमें से कुछ चीजें जाएंगी और सेमी ब्लॉक्ड में से रेस्ट ऑफ द चीजें जाएंगी, नहीं। ब्लॉक्ड में भी सेम चीजें जाएंगी, सेमी ब्लॉक्ड में भी सेम चीजें जाएंगी, बट वो लिखी कहाँ जाएंगी उस पर डिपेंड करता है कि वो ब्लॉक्ड बनती है या अनब्लॉक्ड, मतलब सेमी ब्लॉक्ड बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं, यहाँ पे पढ़िएगा एक एक लाइन को। इन द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट द डेट ऑफ लेटर, all references, date, reference, subject, salutation, the paragraphs in the body आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। बोले तो यहां से अगर पेज शुरू हो रहा है तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे लिखी जाएंगी, जस्ट पेज से कनेक्टेड लिखी जाएंगी। अनदर पॉइंट टू नोट इज दैट दिस फॉर्मेट नो कॉमास आर यूज्ड आफ्टर इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस जब आप लिखते हो तो कॉमा नहीं लगाओगे, सैल्यूटेशन के बाद आप कॉमा नहीं लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के बाद आप कॉमा नहीं लगाओगे। सो कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता है इस वाले पॉइंट में। दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो सारी चीजें लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होंगी, ठीक है, लेफ्ट राइट अपना ठीक कर लेना, कहीं पता चले तुम राइट लिख दो तो, और दूसरा कॉमास नहीं लगेंगी। वहीं पे जो हमारा सेमी ब्लॉक्ड लेआउट होता है वो क्या बोलता है, डेट ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, सिग्नेचर आर अलाइंड ऑन द राइट ऑफ द लेटर। डेट इधर लिखी जाएगी पेपर के, अगर पेपर ऐसा है, अगर पेपर ऐसा है तो डेट इधर लिखी जाएगी, हमारा कंक्लूजन इधर लिखा जाएगा, सिग्नेचर हमारे इस साइड किए जाएंगे, ठीक है। द सब्जेक्ट और रेफरेंस इज सेंट्रली अलाइंड, सब्जेक्ट बीच में लिखा जाएगा, उसके अलावा रेफरेंस बीच में लिखा जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे कॉमास का भी इस्तेमाल होता है। ओके, तो आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों ही जगह हमने एसेंशियल्स ऑफ गुड लेटर के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, मतलब डेट भी लिखी है, रेफरेंस नंबर भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम थोड़ा सा उसे क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट में लिख रहे हैं, कुछ राइट में लिख रहे हैं, कुछ सेंटर में लिख रहे हैं। ओके, बस ये डिफरेंस होता है दोनों ही टाइप्स के लेआउट में। लेआउट का मतलब क्या होता है, कैसे दिखते हैं वो लेटर्स देखने में, कहाँ पे कौन सी चीज लिखी जाएगी। तो उधर में सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखी जाएंगी, नो कॉमास, यहाँ पे कॉमास भी प्लस सारी चीजें लेफ्ट राइट, बीच में कहीं पे भी लिखी जा सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। अगर कोई इंसान एक बिजनेस लेटर लिखने के लिए बैठता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके लेटर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो यहां पे हम पढ़ेंगे। पहला है कंप्लीटनेस। वो कुछ मूर्ख लोग होते हैं ना, जो आपको एक बार व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, आधी इंफॉर्मेशन देंगे, आधे घंटे बाद उन्हें याद आएगा अरे एक और इन्फॉर्मेशन बतानी थी, फिर आधे घंटे में फिर तुम्हें मैसेज करेंगे, फिर उन्हें याद आएगा 15 मिनट में अरे ये इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, फिर 15 मिनट में फिर तुम्हें मैसेज करेंगे। भाई ये बार बार मैसेज करना व्हाट्सएप में तो पॉसिबल है, लेकिन लेटर में आप ये चीज नहीं कर सकते बेटा, कि आपने लेटर लिख दिया, 2 घंटे बाद आपको याद आया भेजने के कि अरे वो चीज तो रह ही गई, चलो एक और लेटर लिख देते हैं, अरे वो चीज तो रह ही गई, चलो एक और लेटर लिख देते हैं। नहीं, एक बार लेटर लिख रहे हो तसल्ली से लिखो, कंप्लीट वे में लिखो, सारी चीजें आप पहले से याद कर लो क्या क्या मेंशन करना है, और सारी चीजें मेंशन करो कंप्लीट वे में। क्लैरिटी होनी चाहिए, बोलना क्या चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कई बार आप बच्चे मुझे अपने नोट्स पढ़ने के लिए देते हो, मैं उन्हें पढ़ती हूँ और मुझे लगता है यार ये बोलना क्या चाह रहा था यार, समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी लेटर लिख रहे हो, सामने वाले इंसान को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उस लेटर में लिखना क्या चाह रहे थे। दैट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बस सोचता ही रह जाए कि इसका मतलब क्या था। सिंप्लिसिटी, सिंपल वर्ड्स में लिखो, ऐसे कोई हाई फाई इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लेटर लिखो ताकि जो भी पढ़े सामने वाला इंसान, बिकॉज यू नेवर नो ना, मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी इंग्लिश वाले लोग रखती हूँ, लेकिन मैं डील कर रही थी एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन से, वहां पे हो सकता है लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती हो, मैंने उन्हें लेटर लिख दिया वो भी हाई फाई इंग्लिश में, अब वहां पे 4 लोग मिलके डिकोड कर रहे हैं डिक्शनरी खोल खोल के कि उसका मतलब क्या होगा जो लिखा गया है लेटर में वर्ड्स, तो ऐसे में तो मतलब नहीं बनता ना ऐसा लेटर लिखने का। तो लेटर बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होना चाहिए। एक्यूरेसी, जिस चीज के बारे में तुम श्योर नहीं हो ना कि ये सच्ची खबर है, मत लिखो उसे लेटर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम झूठी झूठी खबरें लिख दो कि अरे मुझे पता चला वहां से ये हुआ है तो डील हमारी हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए लेटर में। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है फिजूल बातें, ये बोलते हैं काम की बात बोलो, इधर उधर की फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है लेटर में। लेटर में आपको कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता हो, ठीक है, तो फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। सिंसेरिटी, ओरिजिनलिटी मेंटेन करो, इमिटेशन मत करो। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी की नकल करना। ये बोलते हैं जैसे तुम हो ना, जैसा तुम्हारा ओरिजिनलपन है तुम वैसे लेटर लिखो, तुम किसी की नकल करने की कोशिश मत करो लेटर में। ओके, कर्टसी, आपके टोन ना बहुत नॉर्मल होने चाहिए, सामने वाले को पढ़ के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंसान बहुत उग्र स्वभाव का है या फिर बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, मतलब बहुत बदतमीजी से लेटर लिखा है, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, आप किसी को ना नॉर्मली मैसेज करते हो लेकिन सामने वाला बोलता है यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है, तो तुम पूछते हो यार मैं गुस्सा कहाँ हो रहा था, मैं तो नॉर्मली मैसेज कर रहा था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा टोन क्या था, गुस्से वाला था। तो मतलब तुम क्या लिखते हो, तुम मैसेज लिखते हुए कर्टसी मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, बहुत ही पोलाइट टोन रखना चाहिए। और स्टाइल, ये बोलते हैं हर बंदे का ना अपना एक स्टाइल होता है लेटर लिखने का, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है लेटर लिखने का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बाल में कोई कीड़ा आके बैठ गया, ओहो हो, चलो बाद में देखते हैं, ठीक है, कुछ तूफानी करेगा वो तो। चलो स्टाइल, ये बोलते हैं हर इंसान का ना लिखने का एक तरीका होता है, अपना एक स्टाइल बनाओ और फिर उसे मेंटेन रखो, बार बार चेंज मत करते रहो। ओके, सो ये है एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। अब बच्चा देखो, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर ये भी लिखा हुआ है और एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर ये भी लिखा हुआ है। तो बच्चे सोचते हैं मैडम अगर पूछा जाए तो क्या आंसर लिखें, तो बेटा यूजुअली जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे आता है कि
ये सिचुएशन है, इस पे एक लेटर ड्राफ्ट करो, प्लस हमें बताओ कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं गुड बिजनेस लेटर के। तो वहां पे जब आप ड्राफ्ट करोगे लेटर, तो पहले वाला जो फ्लो चार्ट वाला एसेंशियल्स था वो तो वैसे ही कवर हो जाएगा ना, क्योंकि ड्राफ्ट करने में आप सारी चीजें वो मेंशन कर ही दोगे, और उसके बाद आप ये क्लैरिटी वाला, कंसाइजमेंट वाला, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो दोनों आ जाएंगे एक ही आंसर में आपके सारे पॉइंट्स। ओके, चलिए इसी बात पे हम चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है बिजनेस मैसेजेस। मैसेज भेजते हो जब लिखित में आप सामने वाले इंसान को, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, वो पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। देखो, जब भी हमें किसी से बातचीत करनी होती है, तो एक तो होता है फॉर्मल तरीका कि उसे हम क्या करें, लेटर लिख के दे दें। दूसरा, अगर हमें थोड़ा सा इनफॉर्मली चलना है या फिर थोड़ा सा क्रिस्प वाली बात करनी है, जिसका बहुत ज्यादा प्रूफ रखने की भी जरूरत नहीं है सच, तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस मैसेजेस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक टू एम्प्लॉयज, या फिर मैं बोलती हूं हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, जिनको हम शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो ऐसे सिनारियों में चेयरमैन क्या करते हैं, बिजनेस मैसेज ड्राफ्ट करते हैं। बिजनेस मैसेज ड्राफ्ट करते हैं। मैम चेयरमैन करता है ना, तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बेटा देखो, तुम बनोगे कंपनी के सीएस, ठीक है, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है ना, चाहे वो नॉर्मल पेपर की हो या डिफरेंट चीजों की हो, वो सारी की सारी सीएस के एम्बिट के अंदर आती है। चेयरमैन कहीं भी अटकेगा ना मैसेज ड्राफ्ट करते हुए, वो सीएस को बुलाएगा पहली फुर्सत में कि बेटा आना, जरा बताना क्या लिखूं इसमें, ठीक है। तो इस वजह से आपको बीइंग अ सीजीट एस्पिरेंट ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, तो दे से बिजनेस मैसेजेस इंक्लूड मैसेजेस फ्रॉम चेयरमैन ऑफ द कंपनी टू शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज और related to sales and purchases, products and services, confirmation और cancellation of orders, invoices, मतलब इनमें से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्या हो सकता है, मैसेज हो सकता है। आप अपने लोगों को प्रमोशन का, अवार्ड का, इंक्रीमेंट का मैसेज करना चाहते हो, रेजिग्नेशन का मैसेज करना चाहते हो, तो उस सब सिनेरियो में आप बिजनेस मैसेज ड्राफ्ट करोगे। और अब हम बात करते हैं कितने तरह के बिजनेस मैसेजेस होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव, और तीसरा होता है आपका परसुएसिव। क्या मतलब होता है मैडम इन सब का, आइए बता देती हूँ। पॉजिटिव मैसेज नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आप किसी को कोई पॉजिटिव खबर पहुंचाना चाहते हो, पॉजिटिव खबर किसी को पहुंचाना चाहते हो, तो अब आप लिखते हो पॉजिटिव मैसेज। ईदर इट विल बी अ पॉजिटिव खबर या फिर न्यूट्रल वाली खबर, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारी लॉटरी निकल गई है, ये क्या है, पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि सामने वाले को आप एक खुशी की खबर वो कर रहे हो, ठीक है। कल तुम सबकी छुट्टी है, ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि तुम सबको छुट्टी दे रहे हो, ठीक है। या फिर एक ऐसा मैसेज जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो खुश होएगा ना वो दुखी होगा, उसको भी हम पॉजिटिव मैसेज में ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आप किसी को बैड न्यूज दे रहे होते हो, जैसे कि वी आर रियली सॉरी आपका इवेंट कैंसिल हो गया है, वी आर रियली सॉरी आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं इशू किया जा सकता, तो ऐसे सब बैड न्यूज देने वाले, ना वाली खबर देने वाले जो भी वो होते हैं, वो हम नेगेटिव मैसेजेस में काउंट करते हैं। फिर आते हैं हमारे परसुएसिव मैसेजेस। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को कोई काम करने के लिए तैयार करवाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पेन आपको बेचना चाहती हूँ, तो मैं आपको क्या करूंगी, कन्विंस करूंगी ना इस पेन को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको जो मैसेज दूंगी वो परसुएसिव मैसेज कहलाया जाएगा। मैं अपने नोट्स बेचना चाहती हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा तुम मुझसे पढ़ रहे हो, अगर तुम मेरे नोट्स भी खरीद लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तुम्हारे को पढ़ाई में बड़ा मजा आएगा। तो ये जितनी भी लाइनें मैंने बोली है, ये परसुएसिव मैसेज है, क्योंकि इसके थ्रू मैं तुम्हें कन्विंस कर रही हूँ, परस्यू कर रही हूँ कि चलो चलो मेरे नोट्स खरीद लो, ठीक है। तो परसुएसिव मैसेजेस में हमेशा हम सामने वाले इंसान को परस्यू करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी को ट्राई करना, आपकी बात मान ले, ठीक है, कन्विंस करना। ओके, तो 3 तरह के मैसेजेस हमने पढ़ लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड परसुएसिव। यूजुअली इन सबका मीनिंग पूछा जाता है। ओके, बिजनेस मैसेजेस में बस इतना ही था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बिजनेस रिपोर्ट्स। बेटा सबसे पहले तो ये समझो रिपोर्ट क्या होता है। तुमने कभी भी किसी न्यूज चैनल वाले को
रिपोर्टिंग करते हुए देखा है? कैमरामैन इसके साथ, रिपोर्टर इसके साथ, मैं ये वो ऐसा सब बोलते हैं, वो एंकर जो भी होता है, राइट? वो क्या करते हैं, वो बेसिकली मान लीजिए किसी जगह पे आग लगी हुई है, वो वहां जाते हैं, वहां वो पूरा दृश्य देखते हैं, फिर वो आपको मतलब जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो सब बताते हैं। तो मतलब जो चीज आप अपनी आंखों से नहीं देख पाए, जो चीज आप खुद वहां पे जाके नहीं देख पाए, आपके बिहाफ पे वो इंसान वहां गया, उसने देखा और उसने आपको वो चीज रिपोर्ट करी है। तो बेटा यही होता है बिजनेस रिपोर्ट। बेसिकली अगर कोई इवेंट होता है, कोई मीटिंग होती है, कुछ भी ऐसा होता है जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं कि कोई भी इंसान अगर उस चीज से कनेक्टेड नहीं था, नहीं आ पाया उस इवेंट में, उसे अफसोस नहीं हो बाद में कि मैंने मिस कर दिया, क्योंकि A to Z जितनी भी चीजें वहां पे होंगी वो सारी की सारी रिपोर्ट में लिखी जाएंगी। तो रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बनाई जाने वाली एक चीज है जिसमें हम बेसिकली कोशिश करते हैं सारी चीजें कवर करें। सबसे पहले ये बोलते हैं रिपोर्ट वर्ड केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टरे, जिसका मतलब होता है टू कैरी बैक, वापस लेके जाना कुछ। ठीक है, क्या वापस लेके जाना? खबर, न्यूज, या फिर जो भी आपने सीखा, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट कैरिड बैक टू सम हु वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन। आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, कोई दूसरा दोस्त नहीं जा पाया, तो पार्टी से आने के बाद आप उस दोस्त को कॉल करके बताते हो ना कि वहां पे पता है ये हुआ था, ये हुआ था, वहां से वो मैस्केट बुलाया गया था, उसने ये किया, मैंने डांस किया, वो लड़की आई थी, वो लड़का आया था, सारी चीजें बताते हो ना, तो वो रिपोर्टिंग ही कहलाई जाती है बेटा। एक ऐसा इवेंट जहां पे सामने वाला इंसान नहीं जा पाया, तुम गए और तुमने उसकी रिपोर्टिंग पूरी की पूरी उस इंसान को बताई। मस्ट बी वेल ऑर्डर्ड, ये बोलते हैं सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। आपको यूं नहीं करना चाहिए कि पहले आप बोलो वहां पे केक कट हुआ, फिर आप बोलो कि नहीं नहीं वहां पे बर्थडे बॉय आया। नहीं, सीक्वेंस फॉलो करो, पहले बर्थडे बॉय आया होगा, उसने खेला वेला होगा, उसके बाद केक कट किया होगा। तो वेल ऑर्डर्ड होनी चाहिए। मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट किस पर्पस के लिए बन रही है ताकि आप उसे उसी तरीके से बनाएं। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा और फैक्ट्स लिखे होने चाहिए सारे के सारे उसमें मेंशन करो, लिखो। ठीक है, जितने भी जरूरी होने चाहिए वो सारे मेंशन करो। मस्ट एड इन डिसीजन मेकिंग, जब भी आप डिसाइड करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा फैसला लेते हो, तो ये सारे रिपोर्ट्स ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है जिसको पढ़ के आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एंड ऑब्वियसली उसका फायदा उठा सकते हैं। BR वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कम्युनिकेट, बिजनेस रिपोर्ट्स एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है कम्युनिकेट करने का रिटन वे में। ओके, आ गई बात समझ? चलिए, देन दे से बिजनेस रिपोर्ट कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? ये सारी होती है। ठीक है, बट द गुड न्यूज इज दिस दैट ये सारी आपके बुक में मेंशन्ड तो हैं, तो एक बार इनमें निगाह डाल लीजिएगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, तो ये पूछ ही नहीं जा सकती हैं आपसे। ठीक है, जितना आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, ICSI आपसे सिर्फ उतना ही पूछता है। आउटसाइड मॉड्यूल बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे ICSI आपसे क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो ये बस नाम से मेंशन्ड है, दैट्स इट, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है आपकी बुक में। फिर ये बोलते हैं अगर आप लिख रहे हैं बिजनेस रिपोर्ट तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी बिजनेस रिपोर्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखी जाए। ठीक है, रिपोर्ट आएगा यहाँ पे, तो ये बोलते हैं इट शुड बी रिटन इन ऐसे फॉर्म, इट शुड नॉट बी रिटन इन ऐसे फॉर्म। ठीक है, नॉट लगा देना, ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखी होनी चाहिए, पॉइंटर्स में लिखो। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एसेज मत बना लो। ऐसे समझते हो ना, जब बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना के हम किसी चीज के बारे में लिखते थे डिस्क्रिप्टिव वे में, वैसे नहीं होना चाहिए। शुड बी इन अब्रिज स्टाइल सो दैट द रीडर कैन आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स, ऐसे लिखा होना चाहिए कि जो की एलिमेंट्स हैं, जो जरूरी खबरें हैं, वो हाईलाइटेड हो ताकि आपका डायरेक्ट फोकस उस पर जाए। यूं नहीं हो कि आप पढ़ते ही जा रहे हो लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ ऐसा है जो यूनिक है, कुछ अलग है, तो उसे बोल्ड कर दो, हाईलाइट कर दो। कैन रेंज फ्रॉम 1 पेजेस टू 100 पेजेस, ये बोलते हैं रिपोर्ट कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी हो सकती है। बनाने को रिपोर्ट 2 पेज में
भी बन सकती है, बनाने को रिपोर्ट 100 पेज से ज्यादा की भी बन सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस ऑब्जेक्टिव के बारे में वो बनाई गई है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली वो रिपोर्ट बनाने का। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया ना, मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, बोले तो आपको क्लियर होना चाहिए बिजनेस रिपोर्ट किस पर्पस के लिए बन रही है। पर्पस आपको क्लियर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे आपको ये छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट यूजुअली सेम रखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस रिपोर्ट का। ये ना फॉर्मेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते तो बच्चे बोलते हैं मैम फॉर्मेट तो दिया ही नहीं हुआ बुक में बिजनेस रिपोर्ट का। तो बेटा बिजनेस रिपोर्ट हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग बनाती है, तो कोई फॉर्मेट नहीं है उसका, ठीक है। बस कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी रिपोर्ट बढ़िया बनेगी। यूज क्या है, क्या क्या होने वाला है उस बिजनेस रिपोर्ट का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो सारी की सारी आपकी रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करके अच्छे से वहां पे प्रेजेंटेबल वे में दिखाया होना चाहिए, प्लस उसका एनालिसिस भी किया होना चाहिए। मतलब आपने पहले डेटा मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने उस डेटा से क्या सीखा, क्या एनालाइज किया, वो भी मेंशन करो। एग्जीक्यूटिव समरी, बोले तो एक शॉर्ट में समरी भी दे दो कि पूरे रिपोर्ट में क्या था, सो दैट अगर किसी के पास टाइम क्रंच है, टाइम नहीं है उतना ज्यादा, तो वो हल्के वे में पढ़ के समझ जाए चीजों को कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है सामने वाला इंसान। ओके ओके, आ गई बात समझ। और यहां पे हमारे मैसेजेस, लेटर एंड रिपोर्ट तीनों ही टॉपिक्स खत्म होते हैं और अब शुरू हो रहे हैं हमारे इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये दोनों वर्ड्स का मतलब समझाना चाहूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ये इंटर और इंट्रा में ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार क्लैरिटी पालो कि किसके बारे में बात हो रही है। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, फॉर से ये था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये था फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये था सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। अब इन डिपार्टमेंट्स में अगर एक डिपार्टमेंट का इंसान दूसरे डिपार्टमेंट के इंसान के साथ बातचीत करता है, रिटन फॉर्म में वो भी, ठीक है, तो उससे हम बुलाते हैं इंटर डिपार्टमेंटल। क्या बुलाएंगे इसे हम, इंटर डिपार्टमेंटल, मतलब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में। वहीं पे अगर कोई इंसान सेम डिपार्टमेंट का, सेम डिपार्टमेंट के इंसान के साथ राइटिंग में बातचीत करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थे दोनों के दोनों, ये ए और बी, और ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये इनकी जो वार्तालाप है वो कहलाई जाएगी इंट्रा डिपार्टमेंटल। बोले तो एक डिपार्टमेंट के अंदर अंदर, इंट्रा डिपार्टमेंटल। ओके, आ गई बात समझ। इंटर का मतलब होता है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अंदर। इंट्रा मतलब अंदर, ओके, ऐसे मान लेना तुम। ओके, सो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अगर आपस में बात करें तो वो इंटर डिपार्टमेंटल कहलाई जाएगी, और सेम डिपार्टमेंट के लोग अगर आपस में एक दूसरे से बात करें तो वो इंट्रा डिपार्टमेंटल कहलाई जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप बात किस नेचर की कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो, तो लिखित में कर रहे हो, ये मेन है, ठीक है। मतलब इस नेचर की बात है जो लिखित में ही हो सकती है, तभी हम ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, सो हम अब पढ़ते हैं इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होनी चाहिए। देखो, जब भी कोई इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के इंसान के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है रिटन फॉर्मेट में, या सेम डिपार्टमेंट के इंसान के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है रिटन फॉर्मेट में, तो उसके पास चार ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है मेमोरेंडम, दूसरा होता है ऑफिस सर्कुलर्स, तीसरा होता है ऑफिस ऑर्डर्स, और एक और होता है जिसका नाम होता है ऑफिस नोट्स। वो बहुत ही बेसिक सा है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मेमोरेंडम, ऑफिस सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं हम।
देखिए, हमने थोड़ी देर पहले लेटर पढ़ा था, बिल्कुल लेटर जैसे होता है वैसे ही मेमोरेंडम होता है, बस दोनों में ऑब्वियस चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं भाई? हम लेटर किसको लिखते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है कोई इंसान, उसको लेटर लिखते हैं, तो हमें उसका एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, फालतू की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, थैंक यू सर, दिस सर, दैट सर, ये सब करना पड़ता है लेटर में। तो वो सारी चीजें मेमोरेंडम में नहीं होंगी। बाकी मेमोरेंडम का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा लेटर से। आपकी बुक में सारे फॉर्मेट्स दिए भी हुए हैं, प्लस पेपर से पहले मैं हमेशा YT पे आके फॉर्मेट्स का एक सेशन भी लेती हूँ, जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मेट्स पढ़ाती हूँ, कैसे क्या बनना है वो बताती हूँ, किससे क्या नेचर के क्वेश्चंस आएंगे वो बताती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेट्स की अलग से प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। बस फिलहाल वन शॉट में ये समझ लीजिए कि मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट होता है वो लेटर की तरह बनता है, बस कुछ ऑब्वियस चीजें यहाँ पे मिसिंग होती हैं, लेटर वाली चीजें यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, देयर आर माइनर वेरिएशंस इन द फॉर्मेट, but most memos have the same headings. The difference with the letter format is obvious. Inside name and address are done away with. जो inside address और name वगैरह होता है उन सबको हम यूज नहीं करते, salutation, complimentary clause हम यूज नहीं करते, और यहाँ पे थोड़ी सी इनफॉर्मल टोन भी अलाउड होती है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है या फिर इंट्रा डिपार्टमेंटल है, तो ऑब्वियसली अपने लोगों के बीच में जा रही है चीज, तो उनके साथ तुम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हो। लेटर क्योंकि बाहर जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए वहां पे आप फॉर्मल नहीं, मतलब इनफॉर्मल नहीं हो सकते, आपको थोड़ा सा फॉर्मल टोन मेंटेन करना पड़ता है। अंडरस्टूड? अब हम आ जाते हैं ऑफिस सर्कुलर्स पे। देखिए, सर्कुलर वर्ड पे चले जाओ। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो सर्कुलेट होती है, और सर्कुलेट कौन सी चीज होती है? जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। तो भाई जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुंचाना होता है, मतलब आपको कोई मैसेज अगर बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है, इसको भी पहुंच जाए, इसको भी पहुंच जाए, इसको भी पहुंच जाए, इसको भी पहुंच जाए, तो उस टाइम पे आप ऑफिस सर्कुलर्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ large number of employees within the organization. ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रही हूं बार बार कि भाई ये तीनों चीजें प्लस ऑफिस नोट्स, चारों चीजें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इस्तेमाल होंगी। इंट्रा डिपार्टमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल दोनों विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इनमें से कोई भी चीज आप बाहर वालों को नहीं लिखोगे। ऑफिस सर्कुलर आप किसी आउटसाइडर को नहीं लिखोगे, ऑफिस मेमोरेंडम आप किसी आउटसाइडर को नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयज को ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को साथ में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सिंस इट इज एन इंटरनल कम्युनिकेशन, देयरफॉर इट हैज ट्रेडिशनली बीन ब्रीफ एंड बिजनेस लाइक फॉर्मल एंड डिवॉइड ऑफ सैल्यूटेशन। क्योंकि ये अंदर वाले लोगों के लिए ही होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट्स वाई इसे हम थोड़ा सा ब्रीफ में रखने की कोशिश करते हैं, छोटा रखने की कोशिश करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हटा देते हैं, और फॉर्मेलिटी भी हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इनफॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसकी क्या खास बात है? ये लेटर की तरह होता है, बस ऑब्वियस डिफरेंसेस हटा दिए जाते हैं। ऑफिस सर्कुलर एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज तक पहुंचानी है। फॉर से अब से सैटरडेज को छुट्टी रहा करेगी ऑफिस वालों की, ये इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज को देनी पड़ेगी जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, राइट? तो ऐसे में आप ऑफिस सर्कुलर्स पब्लिश करोगे। ठीक है, अब फटाफट मुझे ना एक एग्जाम्पल दे दो बढ़िया सा कि और कौन से सिनेरियो में तुम ऑफिस सर्कुलर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया ना कि छुट्टी हो रही है आपसे सैटरडे को, एक तुम एग्जांपल दो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑफिस ऑर्डर्स के बारे में। ये बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल मेमोरेंडम जैसे होते हैं। मेमोरेंडम खुद लेटर की तरह होता है, लेकिन ऑफिस ऑर्डर्स जो होते हैं वो मेमोरेंडम की तरह होते हैं। बस फर्क क्या आता है वो सुन लीजिए। What makes them different is the purpose and tone employed. कौन सा पर्पस है, क्या पर्पस है, क्यों लिखा जा रहा है, वो अलग होता है मेमोरेंडम में और ऑफिस ऑर्डर में। प्लस आपने कौन सी टोन का इस्तेमाल किया है वो भी क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउंस, इनफॉर्मल टोन अलाउड होती है, ऑफिस सर्कुलर्स में ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं यहाँ पे ऐसी टोन लगती है
जो थोड़ी फॉर्मल साउंड करेगी, थोड़ी लीगल साउंड करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एम्प्लॉयज के राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हो। ऐसी कोई चीज जो एम्प्लॉयज के राइट्स और प्रिविलेजेस को इम्पैक्ट करती है, उस पर फर्क डालती है, उन चीजों के बारे में बात करते हो। दैट्स वाई आपको लैंग्वेज कैसी रखनी पड़ती है? फॉर्मल और लीगली कॉमन। एक ऐसी लैंग्वेज जो लीगली चल सके, आपको वो रखनी पड़ती है। पैसिव वर्ब्स आर प्रेफर्ड, पैसिव वर्ब प्रेफर किए जाते हैं। दे कैरी अ नंबर सिंस दे रिमेन इन फोर्स टिल रिवोक्ड एंड फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इनको हर किसी को नंबर दिया जाता है, ऑफिस ऑर्डर्स को जैसे रेफरेंस नंबर दिया जाता है ना लेटर्स को, बिल्कुल ऐसे ही इनको भी रेफरेंस नंबर दिया जाता है। दे कैरी अ बोल्ड अंडरलाइंड हेडिंग टू हेल्प आइडेंटिफाई देम। ये तो एक्चुअली सब में एप्लीकेबल होगा। और मेमोरेंडम बनाओगे, ऑफिस सर्कुलर बनाओगे, ऑफिस ऑर्डर बनाओगे, इनकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो कैपिटल लेटर से होती है, जिसमें लिखा होता है कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या पर्पस है इस पर्टिकुलर ऑफिस सर्कुलर का, ऑर्डर का या मेमोरेंडम का। ठीक है, फॉर से इस संडे छुट्टी नहीं होगी, ये हमारा सब्जेक्ट था, तो हम क्या करेंगे? संडे नो छुट्टी, ये कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बिल्कुल सेंटर में, कि देख लो ये इस चीज के रिगार्डिंग ये पूरा सर्कुलर है। तो वहां से आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, जैसे लेटर में सब्जेक्ट हेडिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या करते हो? बोल्ड में लिखते हो और उसे अंडरलाइन कर देते हो, ताकि सीधा फोकस ही तुम्हारा वहां पे जाए। ओके, और ऑफिस नोट्स अगेन इस्तेमाल होते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, अगर किसी को बात करनी होती है उसके लिए। ओके, तो मेन ये थे जो आपने पढ़ लिए हैं यहाँ पे। अगर मैं रिपीट करूं तो मेमोरेंडम लेटर की तरह होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, बस फॉर्मल इनफॉर्मल टोन रख सकते हैं। ऑफिस सर्कुलर एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तब इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस ऑर्डर्स थोड़े से फॉर्मल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज के राइट्स एंड प्रिविलेजेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उसके रिलेटेड होते हैं। अब राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या हो सकते हैं? मान लीजिए मैं बोलती हूं कि अब से हर इंसान को दिवाली के टाइम पे बोनस मिला करेगा। अब से हर इंसान को, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दिवाली के टाइम पे बोनस मिला करेगा। तो दैट्स अ प्रिविलेज दैट यू आर गेटिंग बीइंग एन एम्प्लॉय, राइट? तो उस टाइम पे क्या पब्लिश किया जाएगा? ऑफिस ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, एंड दैट इज MIS। मेरी ग्रीन टी भी खत्म हो रही है। चलो, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIS? सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लो अब्रिविएशन की। M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन और S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। और तीनों को अब हम पहले अलग अलग देखेंगे, उसके बाद जाके एक साथ वो करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। यहां है, देखिए मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? 12वीं कक्षा में पढ़ा था तुमने, अगर तुम कॉमर्स वाले थे तो। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को इस गोल तक पहुंचना है, इस गोल को अचीव करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब कम समय में कम रिसोर्सेस के साथ, तो उसे मैनेजमेंट यूज करनी पड़ेगी। उसे क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आ गई बात समझ? सो द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज नोन एज मैनेजमेंट। कोई भी काम करवाना है, अच्छे तरीके से करवाना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट लगती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना होता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो आपको मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा। ऐसा डेटा जो कि प्रोसेस हो चुका है, जिसका निष्कर्ष निकल चुका है, जिसे आपने एनालाइज कर लिया है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। मैम कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। तो बेटा ऐसे समझो, मुझे पता लगाना था कि एक क्लास में किसको क्या पसंद है ज्यादा, मतलब ब्लू कलर पसंद है या पिंक कलर पसंद है, और उस क्लास में 30 लोग थे, 30 स्टूडेंट्स थे एक क्लास में। मुझे पता लगाना था कि ब्लू ज्यादा पसंद है लोगों को या पिंक कलर ज्यादा पसंद है। तो अब मैंने एक एक बच्चे से पूछा तेरे को क्या पसंद है, एक एक बच्चे से पूछा तेरे को क्या पसंद है। मेरे पास जो ये कलेक्ट हुआ है ना सबकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, मेरे पास जो नॉलेज आई है सबके बारे में कि इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, उसको वो पसंद है, इसको हम बोलेंगे डेटा। अब डेटा को जब हम प्रोसेस करेंगे ना, तो हमें पता लगेगा
कि 30 में से 18 बच्चों को ब्लू पसंद है, 12 बच्चों को पिंक पसंद है, सो इट मीन्स मेजॉरिटी लाइक्स ब्लू कलर। तो ये मेजॉरिटी लाइक्स ब्लू कलर, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। डेटा को हमने क्या किया, प्रोसेस किया, एनालाइज किया और पता लगाया कि मेजॉरिटी लोगों को क्या चीज पसंद है। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में पता लगाना, डेटा हो गया, ये अनप्रोसेस्ड होता है, ये रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, बस इसी को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा प्रोसेस डेटा, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ऐसी चीजें जिससे इंफॉर्मेशन बढ़ा सके। द MIS इज इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा इन द फॉर्म मीनिंगफुल यूजर्स टू, बेसिकली बोलते हैं डेटा को इस तरीके से एनालाइज करना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, प्रोसेस करना कि वो मीनिंगफुल बन पाए कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। ओके, एंड सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर प्लस द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिस्टम। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, प्रोसीजर एक्सेट्रा टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सिस्टम क्यों इस्तेमाल होता है? ये सिस्टम इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम अच्छे से जो भी काम करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन पाना चाह रहे हैं, तो हम वो पा ले। अब यहां से आई गेस आपको थोड़ी सी एक बात क्लियर हो गई होगी कि MIS बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोसेस डेटा मिलता है चीज़ों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको इस्तेमाल करके हम हमारी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चलाते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो एक बार आ जाओ, तुम्हें पिछली 2 स्लाइड्स पे ले जाती हूँ। यहाँ पे ये बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। PW ही ले लो, हर दिन PW में 100-200 फैसले लिए जाते होंगे, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उन फैसलों पे पहुंचने से पहले, उन फैसलों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, सूचना की आवश्यकता होती है। और वो सूचना हमें कहां से मिलेगी? वो हमें मिलेगी MIS से। तो ये बोलते हैं अगर डिसाइड करना है कुछ तो उसके लिए इंफॉर्मेशन लगेगी, और इंफॉर्मेशन लगेगी तो उसके लिए हमें MIS सिस्टम लगेगा। MIS सिस्टम बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज कैसे चल रही होती है, जिसकी वजह से हम फैसले अच्छे से ले पाते हैं। अंडरस्टूड? सो हर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के लिए MIS को पिक्चर में लेके आए थे। ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैनेजर उसे क्या करता है? एनालाइज करता है, और उससे वो बनाता है क्या? इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तीनों के नाम ले लो, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, सिस्टम। मैनेजमेंट क्या होता है? गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, सो दैट हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सपने हैं उनको पूरा कर पाए। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा होता है। सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और मैन पावर और प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे क्या? इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। तो किसी भी इंसान को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है, तुम कौन से भी लेवल पे बैठे हो, टॉप लेवल पे बैठे हो, मिडिल लेवल पे बैठे हो या लोअर लेवल पे बैठे हो, तुम्हें जितने भी फैसले लेने हैं उसके लिए तुम इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंड कर सकते हो MIS पे। ठीक है, ये बोलते हैं जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो भी करते हैं, और सुपरवाइजरी लेवल वाले होते हैं वो भी करते हैं। कैसे कैसे, आइए समझ लीजिए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जिसमें CEO, चेयरमैन, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सारे आते हैं, वो क्या करते हैं? उनका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपने देखना, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं, अपकमिंग 5 सालों में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं। ये काम होता है डिसाइड करने का CEO या फिर चेयरमैन का, जितने भी बड़े लेवल के, टॉप लेवल के लोग होते हैं उनका। ठीक है, सो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? MIS से लेते हैं।
ओके वहीं पे जो मिडिल लेवल वाले होते हैं, मतलब मैनेजर लेवल पे जो होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि डाइवर्स नहीं हो और कॉम्प्लेक्स नहीं हो। अगेन वो भी कहाँ से मिलती है, वो भी इन्हें MIS से मिलती है। इन्हें किस नेचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इन्हें बेसिकली ये चाहिए होगा हर एक डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कितना हमारे अंडर आ रहा है, क्या हमें करना चाहिए, नई स्कीम्स क्या लानी चाहिए, क्या जो ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल वालों ने देखे हैं उन्हें इंप्लीमेंट कैसे किए जा सकते हैं। तो उन सारे पर्पसेस के लिए उन्हें काफी सारे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो अगेन उन्हें कहाँ से मिलती है, MIS से मिलती है। वहीं पे हम बात करें सुपरवाइजरी लेवल की, तो ये बोलते हैं ये वो लोग होते हैं जो डे टू डे रूटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगेन इनको ऑपरेशनल चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो अगेन इनको कहाँ से मिलती है, MIS सिस्टम से मिलती है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया टॉप लेवल का बंदा है, मिडिल लेवल का बंदा है, या फिर सुपरवाइजरी लेवल का बंदा है, हर एक बंदे को इंफॉर्मेशन की तो रिक्वायरमेंट होती है फॉर अलग अलग पर्पसेस। वो पर्पस क्या होते हैं वो 12th क्लास में भी आपने पढ़े हैं, मैंने आपको एक बार रिपीट भी करा दिया। ठीक है, अब उन पर्पसेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको कहाँ से मिलेगी, MIS से मिलेगी, क्योंकि MIS क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंसान इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है और अपने फैसले इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले सकता है। ये बोलते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है MIS की। तो सबसे पहले तो हार्डवेयर। देखो, तुम्हें एक सिस्टम बनाना है तो तुम्हें कंप्यूटर तो चाहिए कि नहीं चाहिए, और कंप्यूटर के साथ और भी बहुत छोटे छोटे गैजेट्स आते हैं, माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, CPU आएगा, UPS आएगा, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आएंगी, तो वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा MIS जिस उस पर चलेगा वो सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर के तो हार्डवेयर कोई काम का है ही नहीं, है ना। जैसे विंडोज़ होते हैं, एंड्रॉयड होते हैं, जब तक ये नहीं होंगे तो क्या क्या हमारा गैजेट किसी काम का होगा, नहीं होगा। फिर होते हैं ऑपरेशंस पर्सनल, ऐसे लोग जो कि जानते हो, जिनको टेक की नॉलेज हो, जिनको MIS ऑपरेट करना आता हो, जिसको MIS पे इंफॉर्मेशन डालना आता हो, सॉफ्टवेयर रन करना आता हो, प्रोग्रामिंग करनी आती हो, वो सारे लोगों की आवश्यकता है। उसके अलावा प्रोसीजर्स बोले तो मैनुअल्स, जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो बुक्स, उनके बारे में बात हो रही है कि वो भी जरूरी है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जहां डेटा स्टोर किया जाता है, जो पूरा स्टोर डेटा होता है ना, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा MIS का ही पार्ट होता है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये 5 हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन पर्सनल एंड प्रोसीजर्स एंड डेटाबेस। ओके, अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो हम MIS रन नहीं कर पाएंगे। अब ये बोलते हैं भैया तुमने खूबियां तो बहुत बता दी कि इस चीज को टॉप लेवल भी इस्तेमाल करता है, मिडिल लेवल भी इस्तेमाल करता है, लोअर लेवल भी इस्तेमाल करता है, लेकिन व्हाट अबाउट हमारे नेगेटिव पॉइंट्स, MIS के कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते क्या, कोई लिमिटेशंस नहीं होती? तो आंसर है बिल्कुल होती हैं। ये बोलते हैं आउटपुट क्वालिटी डिपेंड्स ऑन इनपुट क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, मैं गन्ने का जूस बना रही हूँ, ठीक है, मेरे पास गन्ना ही बिल्कुल 3rd क्लास आया है, गंदी क्वालिटी का आया है। अब मुझे बताओ क्या जूस अच्छा बन पाएगा? मैं संतरे का जूस बना रही हूँ, संतरा गला हुआ था, क्या जूस टेस्टी बनेगा क्या? मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, मैंगो गल गया था, अब क्या उसका शेक में वो टेस्ट नहीं आएगा? वैसे कुछ लोगों को तो नहीं आता, बट स्टिल मुझे तो आएगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो आउटपुट की क्वालिटी होती है ना, जो भी आउटपुट निकल के आता है वो काफी हद तक डिपेंड करता है इनपुट्स पे। इनपुट की क्वालिटी जैसी होगी ना, उसी पे डिपेंड करेगा आपका आउटपुट का क्वालिटी। सो अगर इनपुट की क्वालिटी बेकार है, डेटा की क्वालिटी ही बेकार है, तो इंफॉर्मेशन भी बेकार ही निकलेगी और उससे लिए फैसले भी बेकार ही निकलेंगे। नॉट टू बी फ्लेक्सिबल, नॉट बी दैट फ्लेक्सिबल टू अपडेट क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा क्विकली अपडेट भी नहीं हो पाता, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ इट। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये बोलते हैं अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा हो कि मैनेजमेंट सिस्टम को ही बिल्कुल हटा दिया जाए और बस MIS को ले आओ, वो रिप्लेस कर देगा मैनेजमेंट को, तो ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कांट मेक टेलर मेड इन्फॉर्मेशन। टेलर मेड का मतलब होता है, देखो टेलर जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हारे कपड़े सिलता है।
अगर मान लीजिए मुझे कोई शर्ट लेनी है, ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं दुकान पे जाके बनी बनाई शर्ट ले सकती हूँ, लेकिन वो मुझे समहाउ फिट करनी पड़ेगी, चाहे वो जैसी भी हो, मेरे को बिल्कुल फिटेड आ रही हो या बहुत ज़्यादा खुली आ रही हो, मुझे पहननी पड़ेगी। लेकिन वही चीज़ अगर मैं टेलर के पास जाके बोलती हूँ तो फिर वो टेलर मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग वो मतलब शर्ट बना के देगा ना मुझे। तो टेलर मेड का मतलब होता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बन सके। तो ये बोलते हैं MIS को हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वे में ही बनता है। टेक्स ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ये बोलता है बस नंबर वाली चीजें जो होती है ना उन्हीं को ही ध्यान में लेता है। ये ऐसी चीजें जो क्वालिटेटिव वे में होती हैं, वो कैसा फील कर रहा था, वो कितना थका हुआ था, इन सब चीजों को वो कंसिडर ही नहीं करता। ठीक है, यूजफुल फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती, वो वालों के लिए बेस्ट है, अदरवाइज अदरवाइज दूसरों के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस वेयर इंफॉर्मेशन इज होल्ड एंड नॉट डिस्क्लोज देयर MIS कांट बी यूज्ड, ऐसी भी तो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना जो अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करती, लोगों को बताना पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो सब देख पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, सारी इंफॉर्मेशन सबके सामने होगी। ठीक है, लास्ट है MIS इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और होती भी है। हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा इस चीज़ को होते हुए देखा है कि ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि बहुत बार अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं, तो ये उसे मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे MIS की हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, व्हाट इज MIS। MIS बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन कहलाया जाता है। तो MIS वो सिस्टम है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके हम हमारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम फैसले लेते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है एक सिस्टम द्वारा, प्रोवाइड करवाई जाती है एक सिस्टम द्वारा, जिसे हम बुलाते हैं MIS। और यहाँ पे हमारा MIS का टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ई कॉरेस्पॉन्डेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो बेटा, ये जो ई कॉरेस्पॉन्डेंस में ई लिखा हुआ है ना सामने, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर ईमेल। बोले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आप रिटन वे में कम्युनिकेशन करते हो ना, उसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल की डेट में तुम्हें ICSI से कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करनी है, तो तुम क्या करोगे, उन्हें लेटर लिखोगे ना, एक लेटर लिखोगे, बढ़िया ड्राफ्ट करोगे और ICSI को मेल कर दोगे, भेज दोगे, यही करोगे ना। बस उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये बोलते हैं जब हमें किसी इंसान को मेल लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिकली उसे कनेक्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है रिटन वे में, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट दे से e-correspondence is commonly known as email correspondence or electronic correspondence. It is an electronic method or providing you with important information on your email address. आपके ईमेल अकाउंट पे, ईमेल एड्रेस पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उसके बारे में बात हो रही है। यू मस्ट सप्लाई अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू रिसीव इंफॉर्मेशन वाया ईमेल। जब भी मान लो मैं कहीं पे फॉर से एक कोई मॉल में घूमने गई, वहां पे ना कोई वो चल रहा था, लॉटरी सिस्टम चल रहा था, बस आपको वहां पे ना अपनी चिट रख के आनी थी, तो वो आपको ना मेल पे रिप्लाई करते कि वो क्या आपको अवार्ड देने वाले हैं या लॉटरी में आपका नाम निकला है कि नहीं निकला। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मेल ID ढंग से लिख के लाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मेल ID फॉर से 98 पायल पोपली, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक वैलिड जीमेल ID है। अगर कोई मुझे इस पे मेल करेगा तो मुझे वो रिसीव होगा।
वैसे है नहीं, ये मेरी रियल वाली मेल आईडी ये है नहीं। पहले ना मैं लिखने वाली थी अपनी रियल वाली मेल आईडी कि एग्जाम्पल ही तो देना है, बट देन आई रियलाइज कि ये तो यूट्यूब पे अपलोड होगा। देन आई रियलाइज यूट्यूब पे तो कोई भी मुझे फिर मेल कर सकता है, इसलिए फिर मैंने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। बट इस तरीके से आपको प्रॉपर अपनी मेल आईडी देनी पड़ती है, जीमेल पे है, याहू पे है, किस पे है, वो सारा मेंशन करते हुए, एंड देन हाई चांसेस होते हैं कि आपको आपके मेल अकाउंट में राइट कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली नॉन कॉमनली बाय इट्स अब्रिविएशन ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ईमेल, जिसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन का मीडियम है वो ईमेल ही है। तुम खुद सोच के देखो यार, तुम्हें कोई भी तकलीफ होती है, तुम्हें पीडब्ल्यू से कोई इशू होगा, तुम मेल लिखोगे पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके ईमेल आईडी ढूंढ के, राइट। तुम्हें आईसीएसआई से कोई तकलीफ होगी, तुम्हें गवर्नमेंट से कोई तकलीफ होती है, तुम क्या करते हो? मेल ही तो लिखते हो। एक बार मुझे मेरे जो कॉलोनी है ना, उसके पास एक एरिया पड़ता है, थोड़ा सा आइसोलेटेड था वो एरिया, ठीक है। वहां पे ना शाम के टाइम पे लाइट्स नहीं लगी हुई थी, तो एक बार मैं बहुत लेट नाइट आ रही थी स्कूटी पे, देन आई रियलाइज कि यहाँ पे तो लाइट्स ही नहीं लगी हुई हैं, एंड आई फेल्ट लिटिल इनसिक्योर, सेफ अनसेफ, बेसिकली इनसिक्योर नहीं, अनसेफ, क्योंकि लाइट नहीं हो, रात को आप आ रहे हो अकेले, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो मैंने क्या किया था, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उनकी मेल आईडी सर्च करी, जो एमपी वाला सेगमेंट देखते थे, और उन्हें मेल ड्रॉप किया, बैक टू बैक मेल ड्रॉप करे, और 3-4 दिन बाद फाइनली वो लोग आए। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पे लाइट्स नहीं है, मैंने उन्हें बताया यहाँ पे नहीं है, और 1 हफ्ते बाद वहां पे लाइट्स लग गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट से भी हमें कॉन्टैक्ट करना होता है, गवर्नमेंट को भी हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो भी हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? जीमेल का इस्तेमाल। जीमेल तो मतलब एक मीडियम हो गया, ईमेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, सो क्या भेज सकते हो आप ईमेल पे? बिजनेस प्रेजेंटेशंस भेज सकते हो, पूरी पूरी पीपीटी उठा के भेज सकते हो, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स भेज सकते हो, बुक के चैप्टर्स भेज सकते हो, डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भेज सकते हो, ग्राफिक्स भेज सकते हो, फाइल्स ऑफ आर्टवर्क भेज सकते हो। ये फाइल्स ऑफ आर्टवर्क से मुझे याद आया, मेरी फ्रेंड ने फैशन डिजाइनिंग की है, ठीक है, और मैं उससे पूछती थी तो स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल करती है, तो वो बोलती है यार मैं तो मेल पे भेजती हूँ हर चीज। मतलब मेल पे सालों साल अगर कोई भी चीज आपने भेजी होगी तो वो सेव्ड रहती है। 8 साल पुराने भी जो मेरे मेल्स होंगे ना, अगर मैंने वो डिलीट नहीं किए होंगे ना, वो मेरे फोन में, मतलब मेरी मेल आईडी पे मिलेंगे। तो सबसे बढ़िया स्टोरेज एरिया भी काइंड ऑफ मेल आईडी, मतलब आपका ईमेल होता है। ओके, तो ये सारे पर्पसेस के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, और ये सारे पर्पसेस सारे मेल्स भेजने के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देन दे से क्या होता है, एक मेल बॉक्स होगा, मतलब आपका मेल बॉक्स होगा, ठीक है। वहां से आप एक मेल भेजोगे किसी और इंसान के मेल बॉक्स में, उसको रिसीव होगा, फिर उसके बाद वो रिप्लाई भेजेगा आपको, और ये सारी प्रोसेस होती है आपकी इंटरनेट को इस्तेमाल करके। बिना इंटरनेट के आप ना किसी को मेल भेज सकते हो, ना सामने वाला इंसान आपको मेल भेज सकता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी फाइल, मैसेज, जो भी भेजना है वो अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, उसको मेल आईडी के थ्रू सामने वाले इंसान को भेजना पड़ेगा, उसको रिसीव होगा, वो फिर उसका रिप्लाई करेगा, और ये पूरी प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू होती है, बिना इंटरनेट के नहीं होती है। ओके, अब मेल में होता क्या क्या है, तो ये बोलते हैं मेल में ये सारी चीजें होती है। मैं आपको दिखाऊं क्या? चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार प्रैक्टिकली मेल में क्या क्या होता है। हाँ 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 हाँ, अगर यहाँ पे कट लग जाए मेरे वेरीफाई करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, तो समझ जाना कुछ ऐसा पर्सनल मेल था जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने कट लगा दिया। अरे पासवर्ड आ गया यार, छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ मेल आईडी कैसे दिखती है, ठीक है। मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ, एक बार रुक जाओ, एक सेकेंड बस सब्र कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ये देखो, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका, वो दिख रहा है।
इसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। जहां पे आपके सारे मेल्स दिखाई देंगे ना, इन्हें हम बोलते हैं मेल बॉक्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑल इनबॉक्सेस। इनबॉक्स का मतलब होता है जहां मेल आ रही है, बाहर वालों ने जितनी भी मेल भेजी होंगी ना वो इसके अंदर शो होंगी। ठीक है, इनबॉक्स। ओके, अनरेड बेसिकली मतलब जो आपने रीड नहीं करी है, फ्लैग्ड, वो सब छोड़ दो। सेंट में बेसिकली आएगा जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं। देखो, इनबॉक्स में आएगा वो मेल्स जो आपको रिसीव हुआ है। मान लीजिए आपको मैंने एक मेल भेजा है तो वो आपके इनबॉक्स में शो होगा। आपने मुझे कोई मेल भेजा है तो वो आपके सेंट में शो होगा। ठीक है, कि मैंने सेंड किया है ये। ट्रैश में बेसिकली जो डिलीटेड मेल्स होते हैं ना, जो डिलीटेड वाले मतलब आपने अपने एंड से डिलीट कर दिए, वो चले जाते हैं, वो 30 दिन तक वहां रहते हैं। कोई उन्हें नहीं वहां से साफ करे या हटाए तो वो 30 दिन बाद अपने आप वहां से साफ हो जाते हैं। ड्राफ्ट में कई बार ऐसा होता है हम मैसेज लिखते तो है लेकिन उसको भेजना भूल जाते हैं या फिर भेजते नहीं है, वेट करते हैं सामने वाले की, राइट। तो वो मैसेजेस हमारे क्या कहलाए जाते हैं? ड्राफ्ट कहलाए जाते हैं। मेल के साथ भी सेम चीज़ है, हम किसी को मेल लिखते हैं लेकिन हम भेजते नहीं है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। ओके, फिर आता है स्पैम। स्पैम में जाते हैं वो मैसेजेस जो बगिंग नेचर के होते हैं। जैसे तुम लोग कभी कभी क्लास में करते हो ना, स्पैम कर मारते हो, एक ही बात बार बार बोलते रहते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज ना प्रमोशनल मैसेजेस भेजती हैं। ठीक है, वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता उन प्रमोशनल मैसेजेस में, फिर भी वो रिसीव होते जाते हैं, तो वो फालतू के मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं। ओके, बस इतना ही है मेन जो आपका जानने लायक है। यहाँ पे आ जाओ वापस। इनबॉक्स बता दिया क्या होता है। ठीक है, सेंट मेल बोले तो जो भी सारी मेल्स आपने सेंड किए हैं वो। ड्राफ्ट जो मैसेजेस आप नहीं भेज पाए, बस आपने बना के रखे हुए थे। स्पैम जिसमें आपकी जंक मेल्स जाती हैं। ट्रैश जहां पे डिलीटेड मेल्स जाती हैं। कंपोज मेल, कंपोज मेल आया था क्या यहाँ पे? कंपोज मेल, ये जो ये प्लस का साइन दिख रहा है ना न्यू वाला, बस इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो वो कंपोज होगा मेल। ठीक है, कंपोज मतलब नया मेल शुरू कर रहे हो। कॉन्टैक्ट्स मतलब जो भी मेल आईडीज आपके मेल पे ऑलरेडी सेव्ड होंगी। जैसे आप फ्रीक्वेंटली किसी इंसान को मेल करते रहते हो तो उसकी मेल आईडी आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड हो जाती है, फिर आपको बार बार वो टाइप नहीं करनी पड़ती। टू फील्ड का मतलब होता है किसको भेजना है। ये टू मतलब किसको भेजना है ये मैसेज, इसमें वो भरा जाता है। सब्जेक्ट, जैसे लेटर के ऊपर सब्जेक्ट हेडिंग होती है जिसमें बेसिकली ये दर्शाया जाता है कि लेटर के अंदर आपको किस चीज के रिलेटेड बात लिखी हुई मिलेगी, वैसे ही मेल के ऊपर भी एक सब्जेक्ट लिखा होता है जिसमें आपको ये देखने को मिलता है कि मेल किस चीज के रिगार्डिंग है। जैसे टू में आपने लिखा किस इंसान को भेजना है, ये मैसेज हो गया आपका, और यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो नहीं दिख रहा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में आप अपना पूरा टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपको सामने वाले इंसान को मैसेज भेजना है। और सेंड में बेसिकली वो बटन होगा जिसको प्रेस करने के बाद मेल चला जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिए हैं सारे के सारे मेल बॉक्स खोल के ही। अब तुम एक काम करना, तुम्हारे पास भी एक मेल होगा, ईमेल आईडी है ना, वहां जाना और ये सारी चीजें नोटिस करना तुम्हें देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज। ये बोलते हैं कि कैसे हम ईमेल के इस्तेमाल को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं अवॉइड इमोटिकन्स, जो ये स्माइली तुम बनाते हो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, ये सारी तुम ईमेल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने देखा भी नहीं होगा कभी किसी को ईमेल्स में ये सारे इमोटिकन्स इस्तेमाल होते हुए, तो ये नहीं करने चाहिए। ये बहुत ही इनफॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप व्हाट्सएप पे भी कभी किसी को प्रोफेशनल मैसेज भेज रहे हो तो इमोटिकन्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इनफॉर्मल मैसेजेस का पार्ट होते हैं। इसके अलावा अवॉइड स्पैमिंग, ये तो सारे बच्चों को सीखने की जरूरत है। अवॉइड स्पैमिंग, प्लीज स्पैमिंग मत करो, एक ही चीज को बार बार मत करो वरना सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। डिलीट ऑल मैसेजेस, कई बार क्या होता है आपका ईमेल ना फुल हो जाता है तो पुराने जो मैसेजेस होते हैं ना वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर मान लीजिए उसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हुआ, आपके बिना देखे वो डिलीट हो गया तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना। इसलिए जब भी आपको फुर्सत मिले जो फालतू के मेल्स होते हैं ना उनको डिलीट करते रहना चाहिए। ओके, यूज रिप्लाई ऑल फीचर अच्छे से। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो दो तरीके होते हैं। एक होता है मान लो
आपके पास एक मैसेज आया है, वो सेम मैसेज 10 और लोगों को गया होगा, ठीक है। अब आप जब रिप्लाई कर रहे होगे तो आपको ये सोच समझ के रिप्लाई करना है कि रिप्लाई आपको उस इंसान को भेजना है जिसने आपको मैसेज भेजा था, या उन सब लोगों को भेजना है जिसको उस इंसान ने मैसेज भेजा था। जैसे कई बार पीडब्ल्यू से मुझे मेल आता है और उसमें सीसी में बहुत सारे और लोगों का नाम लिखा रहता है, जैसे बाकी और जितने भी टीचर्स हैं, शिवानी मैडम हो गए, ऋषभ सर हो गए, सुमित सर हो गए, डीजी सर हो गए, मेहंदी मैम हो गई, सबके पास वो मेल आया, ठीक है। आया किसकी तरफ से? पीडब्ल्यू की तरफ से। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे जो रिप्लाई करना है मुझे सिर्फ पीडब्ल्यू को दिखाना है या इन सब लोगों को भी दिखा सकती हूँ। अगर इन सब लोगों को भी दिखाना है तो रिप्लाई ऑल पे क्लिक करूंगी, लेकिन अगर सिर्फ मुझे पीडब्ल्यू को दिखाना है तो रिप्लाई पे क्लिक करूंगी, ठीक है। तो इस फीचर को बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ रिप्लाई एक इंसान को भेजना होता है, रिप्लाई ऑल टाइप कर देते हैं तो वो गलती से सबके पास चला जाता है। और एक चीज मैं और तुम्हें बता दूं, एक बार अगर तुमने किसी को मेल भेज दिया ना, उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता बेटा। जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस तो हम डिलीट कर लेते हैं फटाफट, है ना, अनसेंड कर लेते हैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे 10 सेकेंड में अंडू तुम कर पाओ सेंड करते ही तो उतने में चल जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक तुम खुद उस इंसान की मेल आईडी खोल के उस मैसेज को डिलीट नहीं करते वहां से। ओके। लिमिट साइज ऑफ अटैचमेंट्स, ये बोलते हैं कि जब भी आप सामने वाले को अटैचमेंट्स भेज रहे हो, साथ में मैसेजेस के साथ ना आपको अटैचमेंट भेजने की भी परमिशन होती है। फोटोज अटैच कर सकते हो, पीडीएफ अटैच कर सकते हो, बट सोच समझ के करना चाहिए, उसकी साइज कम रखनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को ना फिर मेल खोलते वक्त तकलीफ आती है, उसको ज्यादा डेटा यूजेज लगता है, ठीक है। बड़ी फाइल होगी तो ऑब्वियसली डेटा ज्यादा लगेगा ना उस पे। हैव स्टैंडर्ड सिग्नेचर, अगर तुम्हारी आदत है साइन करने की मेल के एंड में, बहुत सारे लोगों की होती है, तो कोशिश करो कि वो सिग्नेचर तुम सेम रखो। मतलब ये नहीं हो कि एक ईमेल आईडी में तुमने अलग सिग्नेचर किए हैं, दूसरे ईमेल आईडी में अलग किए हैं, तीसरे में अलग करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिव्यू इनकमिंग ईमेल्स ओनली 2-3 टाइम्स अ डे, बार बार जिनकी आदत होती है ना फोन यूं स्क्रॉल करके चेक करते रहते, नया मेल आया, नया मेल आया, नया मेल आया, वो मत किया करो। दिन में 1 से 2 बार ही अपना मेल आईडी चेक किया करो। आई एम श्योर ये काम तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम व्हाट्सएप ज्यादा चलाते होगे मेल आईडी के कंपैरिजन में। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अगर हमें एक मेल एक इंसान से ज्यादा को भेजनी है, फॉर जैसे मैंने बताया पीडब्ल्यू को एक मेल भेजनी है, वो सारे टीचर्स को भेजनी है, तो वो सीसी में सारे टीचर्स की ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। ब्लाइंड सीसी का क्या मतलब होता है, आप एक मेल बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो सारे लोग देखें कि ये मेल उसके पास भी गया है, उसके पास भी गया है, उसके पास भी गया है। फॉर से पीडब्ल्यू हम सारे टीचर्स को मेल भेज रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता शिवानी मैडम को पता चले ये मेल मेरे पास भी आया है, मेरा नहीं चाहता कि ये मेल मुझे पता चले कि ऋषभ सर के पास भी गया, ऋषभ सर का नहीं चाहता कि सुमित सर के पास भी गया ये पता चले। तो ऐसे सिनेरियो में हम वहां पे लगाते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी दोनों सेम ही चीज है। सीसी में बस आपको ये दिखाई देगी चीज कि ये मेल और भी बहुत सारे लोगों को गया है, ब्लाइंड सीसी में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी, आपको बस ऐसा लगेगा ये मेल सिर्फ मेरे पास आया है और किसी के पास नहीं गया। ओके। फिर आते हैं ईमेल एटिकेट्स। पिछले चैप्टर में भी हमने कुछ एटिकेट्स के बारे में बात करी थी, है ना, यहाँ पे भी कुछ एटिकेट्स आ गए हैं। क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं माइंड योर मैनर्स, जब भी तुम लिख रहे हो पोलाइट लैंग्वेज में लिखो, बदतमीजी मत करो, कोई ऐसी चीज मत लिखो जो सामने वाले के लिए ऑफेंसिव हो, ठीक है। सोच समझ के लिखो जो भी लिख रहे हो। वॉच योर टोन, जिस भी टोन में लिख रहे हो तुम मैसेज लिखने की भी टोन होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की टोन होती है, मैसेज लिखने की भी एक टोन होती है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास मैसेज आया, मैम कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है, एक मैसेज मेरा हो सकता है, okay ma'am but I feel like yesterday was yesterday I did overtime तो tomorrow's class can be cancelled, what do you think, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो यहाँ पे मैंने कितने पोलाइट वे में सामने वाले से बात करी है। ऑन द अदर साइड मैं लिखूँ नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक tomorrow's class because I already took yesterday's class and I did overtime so I'm not going to do it। तो तुम्हें टोन समझ में आई, वहां पे टोन अलग थी, यहाँ पे टोन अलग है, राइट। तो लिखने की भी टोन होती है, तो अपनी टोन वॉच करो, मतलब देख के लिखो जो भी लिख रहे हो। बी कंसाइज, छोटे शब्दों में ज्यादा बात बोल जाओ इंस्टेड ऑफ लंबा खींचने के। बी प्रोफेशनल, इमोटिकन्स बीच में इस्तेमाल कर मत करो, इनफॉर्मल लैंग्वेज मत लिखो, यार दोस्त ये सब मत लिखो। ओके। यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये तो तुम चैट जीपीटी कर लो, आज की डेट में सब यही करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं अपना मेल ड्राफ्ट करवाते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है, मैं खुद भी करवाती हूँ। सो अपनी ग्रामर और इंग्लिश को चेक करके लिखो, गलत स्पेलिंग्स मत लिखो ताकि सामने वाला तुम्हारे मेल को सीरियसली ले। मानो तुमने आईसीएसआई को एक मेल लिखा है, कोई कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन उस मेल में इतनी गलतियां थी,
अपनी गलतियां थी, ICSI ने तुम्हारा मेल पढ़ा ही नहीं ये सोच के कि यार बकवास लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए कोशिश करो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, ग्रामर मिस्टेक नहीं हो। एड्रेस पीपल केयरफुली, जिस भी इंसान को एड्रेस करो केयरफुली करो। मान लीजिए मैं एक मेल भेज रही थी सर को, ठीक है, कोई सर थे और मैंने लिख दिया मैम, जैसे कई बार तुम लोग लिख देते हो, तुम लोग क्लास में लिखते हो समझ में आया, यस सर, यस सर, अरे मैं मैम हूं भाई, सर कहाँ से हो गए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पहले देख लो किस इंसान को तुम वो कर रहे हो। वेट टू फिल इन टू, ठीक है, ये बोलता है टू वाला जो कॉलम होता है कि भाई किसको भेजना है ये मैसेज, उसको बहुत ही आराम से भरो, गलत एड्रेस मत लिख दो, पता चले किसी और को भेजना हो और किसी और को पहुंच जाए वो मेल। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं मेल के, ये बोलते हैं मेल को मैनेज करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं लगती है और ये बहुत फास्ट होते हैं। द मिनट यू विल टाइप टक 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 डन सेंड, 2 मिनट में, 2 मिनट भी क्या 2 सेकंड में ये मेल सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा, तो बहुत फास्ट होता है। इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता, इंटरनेट ऑलरेडी सबके पास होता है, मेल टाइप करना है भेज देना है, क्या खर्चा हुआ तुम्हारा। ईमेल इज इजी टू फिल्टर, फिल्टर करना भी इजी होता है, ये काम का मेल है ये नहीं है, ये काम का मेल है ये नहीं है, ये काम का मेल है हटाओ इसको, ठीक है, मतलब काम वाले को ना हटाओ, बिना काम वाले को हटाओ। ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल, दूसरे मीडियम्स के अकॉर्डिंग, दूसरे मीडियम्स के कंपैरिजन में फिर भी मेल थोड़ा सेफ है। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि मेल बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, इसे कभी लीक किया ही नहीं जा सकता, इसको कभी हैक किया ही नहीं जा सकता, होते हैं लोगों के मेल आईडीज भी हैक होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में मेल आईडी आपका थोड़ा सा सेफ सिक्योर माना जाता है। ओके, वहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आपके, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पूरा पूरा लिखना पड़ता है, फिर भेजना पड़ता है, एक से ज्यादा इंसान को भेजना है तो सबकी ईमेल आईडी डालनी पड़ती है, तो कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कई बार डेटा लूज भी हो जाता है सिंगल क्लिक से। फॉर से कोई मेल मेरा बहुत काम का था, बहुत ज्यादा काम का था, ठीक है, लेकिन गलती से मैं कोई और मेल डिलीट कर रही थी, मैंने वो वाला मेल डिलीट कर दिया, मेरा तो पूरा डेटा चला गया ना यार, मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं था उस चीज का, मैंने उसका कोई फिजिकल कॉपी भी नहीं निकाल के रखा था, तो एक सिंगल क्लिक से आपका पूरा का पूरा डेटा जा भी सकता है। सिक्योरिटी, कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं इसमें भी। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली फेस टू फेस तो आप मिल नहीं रहे हो ना सामने वाले इंसान से, पर्सनल कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा, ये तो इम्पर्सनल हो रहा है ना कि भैया तुम अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तुम वहां पढ़ रहे हो, तो इम्पर्सनल हो जाता है। डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैं तुम्हें मेल लिख रही हूँ लेकिन तुम ऐसे इलाके में बैठे हो जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, तो ऐसे में हमारी कॉन्वर्सेशन हैम्पर होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी फैल जाती है, आप कुछ और लिखना चाह रहे थे, सामने वाले ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई, तो ये चीज भी काफी होती है इसमें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटर डिपार्टमेंटल और इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, राइट, बस वैसे ही मिलता जुलता इंट्रानेट और इंटरनेट है। यहाँ पे भी इंट्रा और इंटर का सेम मतलब है, बस ये इंटरनेट है क्या बेटा, ये तो आपको भी पता होगा, सारा दिन इंटरनेट ही तो चलाते रहते हो, अभी तुम मेरी क्लास भी इंटरनेट पे की मतलब इंटरनेट की मदद से ही देख पा रहे हो, राइट। सो बेसिकली इंटरनेट का मतलब होता है चेन ऑफ नेटवर्क्स जिसके थ्रू इंसान एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, राइट। तो अगर आज की डेट में मुझे तुमसे कनेक्ट करना है, तुम्हें किसी और से कनेक्ट करना है, उसे किसी और से कनेक्ट करना है, तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। बस अब ऐसे मानिए ये जो इंटरनेट के चलते हुए यूएस का बंदा जापान वाले बंदे से, जापान का बंदा चाइना वाले बंदे से, चाइना का बंदा कोरिया वाले बंदे से इजीली बातचीत कर पाता है ना, उसे तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाल दो और ऐसे बना दो कि इसका इस्तेमाल करके सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। कोई भी आउटसाइडर इस सिस्टम को इस्तेमाल करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बातचीत नहीं कर पाएगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट, इंटर मतलब सब लोगों से बातचीत कर सकते हो आप इंटरनेट की मदद से, और इंट्रानेट मतलब वो चीज, इंट्रानेट के लिए आई वुड से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाला इंटरनेट। बेसिकली
इंटरनेट तो तुम समझते हो, राइट। बस अगर तुम इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट कर दोगे और ये बोलोगे कि इस इंट्रानेट की मदद से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, बाहर के लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस टर्म को हम बोलते हैं इंट्रानेट। मतलब वो नेट जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर वाले उस नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बोलते हैं इंट्रा का मतलब होता है विद इन या फिर इंटरनल। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही इंफॉर्मेशन कंटेंट होगी, बाहर के लोगों की नहीं होगी। एक्सटर्नल पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इट। बाहर वाले लोग इस इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाएंगे। इट्स सिक्योर, ये बहुत ही सिक्योर होती है क्योंकि सिर्फ इनसाइडर्स ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो अंदर का इंसान है ना, सिर्फ वही उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, बाहर वाला नहीं देख सकता। यूज इन प्लेस ऑफ पेपर और ईमेल्स। ईमेल और पेपर की जगह इस्तेमाल किया जाता है ये वाला सीन, ठीक है। मतलब पेपर पे सब कुछ ना लिखो, रादर आप यहाँ पे लिख दो तो काम चल जाएगा। सेंट्रल कम्युनिकेशन एरिया फॉर अ कंपनी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिकेशन का सेंट्रल पॉइंट होता है ना, काइंड ऑफ वो होता है ये। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, एक बहुत ही सही तरीका है। अगर आपको कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर करनी है तो बेस्ट तरीका है उसके लिए, ऐसा मानिए, ओके। इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्स्ट्रानेट। मैम ये क्या होता है? तो बेटा देखो, इंट्रानेट समझा तुमने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज को, राइट। उसके अलावा अगर हम बाहर के कुछ सेलेक्टेड लोगों को एक्सेस दे देते हैं, बाहर के कुछ सेलेक्टेड लोगों को बोलते हैं कि हाँ तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इस चीज में, सबको नहीं दिया, क्योंकि सबको दे देंगे तो वो इंटरनेट बन जाएगा। हमने इंट्रानेट को कुछ रिस्पेक्टिव इंसानों के साथ शेयर कर दिया, कुछ रिस्पेक्टिव इंसानों को बोला कि आओ तुम भी हमसे बातचीत कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। पार्ट ऑफ कंपनीज इंट्रानेट, इंट्रानेट का पार्ट दैट इज एक्सटेंडेड टू यूजर्स आउटसाइड द कंपनी, जो आपने आउटसाइड कंपनी कुछ यूजर्स को दे दिया है। बोले तो इंट्रानेट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाला नेट। बस आपने उसका क्या किया, कुछ आउटसाइडर्स को, कुछ स्पेसिफिक आउटसाइडर्स को ये मौका दे दिया कि आओ तुम भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, तुम भी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? एक्स्ट्रानेट कहलाया जाएगा, ओके। सो यहाँ पे होता है हमारा इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का मतलब टॉपिक खत्म। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। फाइनली जो चैप्टर का नाम था वही टॉपिक आ गया है। इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वन इज नोटिस, अनदर वन इज एजेंडा, अनदर वन इज मिनट्स। क्या मतलब होता है इन तीनों का? वन बाय वन अंडरस्टैंड। नोटिस क्या होता है भाई? देखो, ये तुम्हारी पायल मैडम है जो एक कंपनी की सीएस लगी हुई है। अब मुझे इस कंपनी में बीओडी मीटिंग करानी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करानी है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या करानी है? मुझे इस कंपनी में मीटिंग करानी है। तो मैं उनको बुलावा नहीं भेजूंगी क्या कि आओ आओ तुम लोगों की मीटिंग होने वाली है? इनवाइट तो करूंगी ना उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। या अगर मान लो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करानी है तो उन्हें भी इनवाइट तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करोगे? तो जो इनविटेशन उन लोगों को भेजा जाता है उसे हम बुलाते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में नोटिस। क्या समझे? मुझे अगर किसी को इनवाइट करना है मीटिंग के लिए तो मुझे उन्हें नोटिस भिजवाना पड़ेगा, जिसमें मैं बेसिकली क्या लिखूंगी कि इस तारीख को मीटिंग है, ये पर्पस है, इतने टाइम पे होएगी, इस जगह पे होएगी, टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनवाइट, जो हम पर्सनल लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनवाइट, बस उसी को हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं नोटिस, ठीक है। आ गई बात समझ? कैन वी मूव टू द सेकेंड वन? एजेंडा क्या होता है? देखो बेटा, हर मीटिंग में ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, हर मीटिंग में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं,
हर मीटिंग में कुछ फैसले लेने होते हैं, हर मीटिंग के कुछ मुद्दे होते हैं। बस अगर आपको वो मीटिंग में जाने से पहले ही पता हो, अगर आपको मीटिंग में जाने से पहले ही वो सारी चीजें पता हो, तो आप मीटिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर से पीडब्ल्यू के टीचर्स की मीटिंग हो रही थी, पहले से ही पता था कि ये मीटिंग है ओवर टाइम के रिगार्डिंग, कि ओवर टाइम आपसे करवाया जाता है नहीं करवाया जाता, आर यू कंफर्टेबल विद इट, आर यू नॉट कंफर्टेबल विद इट। ठीक है, तो ऐसे में मुझे पहले से पता है कि ओवर टाइम रिगार्डिंग हमारी मीटिंग होने वाली है, तो मेरे दिमाग में जो भी पॉइंट्स होंगे वो पहले से ही प्लान करके आ पाऊंगी कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, राइट। तो उससे क्या होगा, मैं मीटिंग में प्रोडक्टिवली पार्ट ले पाऊंगी। तो एजेंडा बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि इस मीटिंग का क्या मुद्दा है, ये मीटिंग क्यों कंडक्ट कराई जा रही है। तो वो जो ओवर टाइम वर्ड है ना, वो एजेंडा में मेंशन किया जाएगा, जिसके थ्रू आई विल गेट टू नो कि भैया मीटिंग में ये चीजें डिस्कस होने वाली हैं, तो मैं पहले से ही पूरी प्लानिंग करके आऊंगी। अंडरस्टूड। तो एजेंडा क्या होता है, मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है वो हमारा एजेंडा कहलाया जाता है, और ये यूजुअली नोटिस के साथ जाता है। लास्ट आ जाता है हमारा मिनट्स। अब भाई देखो, मीटिंग हुई है ना, मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशन हुए, ओके बढ़िया है, हो गए। उसके बाद 2-3 मीटिंग और हो गई। क्या इंसान याद रखेगा पहली मीटिंग में क्या बात हुई थी? बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएगा। तो अगर हमें नहीं भूलना मीटिंग में क्या हुआ था, तो बेटर है हम वो सारी चीजें कहीं लिख लें कि इस मीटिंग में ये चीजें हुई थी, ताकि हम कभी भी नहीं भूलें उस चीज को, राइट। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मिनट्स प्रिपेयर करते हैं। मिनट्स कुछ नहीं है, मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, कितने बजे आया, क्या डिस्कशन हुआ, किस फैसले पे पहुंचे, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। मीटिंग में क्या क्या हुआ, सारी चीजें A to Z जिसमें मेंशन की जाती है, वो कहलाए जाते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स। ठीक है, आ गई बात समझ। सो नोटिस क्या है, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की या फिर किसी की भी मीटिंग करानी होती है, तो पहले उन्हें इनवाइट भेजना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि मीटिंग है, सो दैट तुम लोग आ जाओ। तो वो इनवाइट हमारा फॉर्मल लैंग्वेज में नोटिस कहलाया जाता है। एजेंडा बेसिकली मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग होता है, और वो नोटिस के साथ जाता है। और मिनट्स में बेसिकली मीटिंग्स में क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। और ये सारे के सारे काम पता है किसके होते हैं, ड्राफ्ट करने के, CS के होते हैं। इसलिए तुम्हें इस चैप्टर में ये भी सिखाया जाएगा कि ये सारी ड्राफ्टिंग होती कैसे है। नोटिस बनाना है तो कैसे बनाओगे, एजेंडा बनाना है तो कैसे बनाओगे, मिनट्स बनाने हैं तो कैसे बनाओगे। ठीक है। Notice, like a circular but slight difference, it is put up on the notice board, set in advance, contains information, participants, nature, date, time, venue, purpose, signature, date of issue, duration. ये सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। एजेंडा में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, प्रिपेयर्ड इन एडवांस, बैकबोन होती है किसी भी मीटिंग की, और कंटेन्स लेटर हेड, आइटम ऑफ डिस्कशन, डेट, टाइम, प्लेस, अपॉलॉजीज इन एडवांस, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी। ठीक है। मीटिंग्स में क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कस हेल्ड एंड डिसीजंस रीच, नोट्स आर टेकन ड्यूरिंग मीटिंग टू प्रिपेयर इट। मिनट्स प्रिपेयर करने के लिए किसी भी इंसान को नोट्स लेने पड़ते हैं, मतलब CS या फिर CS का जो इंटर्न होता है वो बैठता है मीटिंग में, वो सारे नोट करता है पॉइंट्स की, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, सो दैट वो कुछ भी भूले नहीं और मिनट्स में हर एक चीज प्रोडक्टिवली लिखी जाए। प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी और चेयरपर्सन ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बनाते हम CS लोग ही हैं इसे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोगों को होमवर्क मिलता है कि रीड करके आइए मॉड्यूल को, और जो 2-4 क्वेश्चंस मैंने आपको इन बिटवीन दिए हैं वो उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। उसके अलावा आपको सारी चीजें समझ में आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है, वो सारी चीजें भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जब भी वीडियो देख लेते हो अपनी तरफ से कमेंट कर दिया करो, सो दैट टीचर को पता चल जाए कि ये स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ रहा है। ओके, सो दैट कई बार आप हमें सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट करते हो, तो हमें पता हो कि बच्चा है, इससे बात करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है। एंड दैट्स इट, आई वुड से इस चैप्टर में बस इतना ही।
आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं आपको। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है, फॉर्मेट्स का मैं अलग से सेशन लाऊंगी, ठीक है। बट एक बार मुझे बता देना तुम्हें वो सेशन चाहिए भी कि नहीं चाहिए। पता चले मैं बार बार बोल रही हूँ कि फॉर्मेट्स का सेशन लाऊंगी और तुम्हें वो चाहिए ही नहीं, तो वो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि हमें फॉर्मेट्स का सेशन चाहिए, तभी मैं उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही जल्दी हम फिर से मिलेंगे हमारे लास्ट और 4th चैप्टर के साथ। उसके बाद हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। बस हमें फिर सेल्फ स्टडी करनी होगी, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टाटा।